On behalf of Navsari branch of WIRC of ICI, I welcome you all for webinar on GST audit, annual return and overview of recent amendments. Before we start, let me introduce our speaker for today, CA Anish Goyal. He is a fellow member of our institute and has passed out CA final in November 11 with 19th rank all over India in CA final. He is practicing in indirect taxes since November 2011. He is a member of Indirect Tax Committee at Surat branch of WIRC of ICI and also at South Gujarat Chamber of Commerce and Industries. He has specialized in GST law and also holds the Certificate of Indirect Taxes conferred by our institute. He has been speaker at various seminars held at CA Institute, study circle meetings, and other professional bodies. He has also represented various GST issues before group of ministers, Honorable Finance Minister, and various other authorities. He has also represented various matters before the appellate authorities, including tribunals and settlement commission. I welcome you, CA Anish Goyal, sir. You may take over the session. First of all, I would like to thank Navsari branch for giving me this opportunity to speak on the topic recent amendments in GST along with annual return and audit report. And I would also like to thank Jarveej Bhai Suratwala, the chairman, Suhail Memonji, the vice chairman, is coordinating today along with Amit Bhai Mehta, secretary, and Yatin Patel, the treasurer of the branch, for giving me this opportunity. मैं ये सेमिनार इंग्लिश और हिंदी मिक्स में लूंगा, इशू है क्योंकि ज्यादा इंग्लिश भी करेंगे और ज्यादा हिंदी भी करेंगे तो जो ट्यून बैठना चाहिए वो नहीं बैठेगा, इसलिए आई विल टेक मिक्सर. तो ये सेमिनार को मैं 3 पॉइंट जैसे मुझे दिया गया है. फर्स्ट पॉइंट विल बी द रिसेंट अमेंडमेंट, जो एक शॉर्ट में लेते हैं, जो ड्यू डेट अभी स्टैगर्ड की है वो. सेकेंड हम एनुअल रिटर्न के बारे में लेंगे और थर्डली जीएसटी ऑडिट के बारे में. ट्राई करेंगे, टॉपिक ज्यादा है और 2 घंटा या पौने 2 घंटे में उसको कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा फास्ट जाएंगे. और अपने चैट बॉक्स सब आप ऑन कर लीजिएगा, फिर चैट बॉक्स में हम कुछ थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे. इसको 1-2 सवाल मैं पूछूंगा, चैट बॉक्स में जो है पार्टिसिपेंट जवाब दे पाएंगे. थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो उससे थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स को फील भी आएगा और कुछ घर याद भी रह पाएगा उस चीज को. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसेंट अमेंडमेंट्स इन जीएसटी. कोविड-19 के कारण जो भी उन्होंने स्कीम्स निकाले हैं, जो भी उन्होंने वेवर दिया है, सबसे पहले उसमें दिया है उन्होंने कि लेट फी वेवर. लेट फी के बारे में हम देखेंगे क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे कम किया है. सेकंड, जो उन्होंने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के डेट्स एक्सटेंड किए हैं. और थर्डली जो बाकी कंप्लायंसेस है उसके डेट एक्सटेंड किए. तो लेट फी जो वेवर का सबसे बेसिक जो पहले किया है कि अगर आपका जुलाई 17 से, सिंस द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी, जुलाई 17 से जनवरी 20 तक अगर आपका कोई भी रिटर्न आज की तारीख में पेंडिंग है, कहीं से भी रिटर्न पेंडिंग है, तो वो रिटर्न को आप फाइल कर सकते हो बिटवीन द पीरियड 1 जुलाई 2020 टू 30 सितंबर 2020. तब तक के आप सारे रिटर्न जो आपके पेंडिंग आपको सबमिट कर सकते हो. लेट फी मैक्सिमम विल बी 500 रुपीज, 250 in the CGST and 250 rupees in the SGST. And if there is no liability या कोई फिगर्स नहीं है आपके 3B रिटर्न में, तो आपका लेट फी उन्होंने completely वेव कर दिया है. With zero late fee you can file all your pending returns. So this is a very good time. कोई भी क्लाइंट से अगर आपके रिटर्न पेंडिंग है तो उनको कॉल करो, उनसे डिटेल्स मंगवाओ और आप रिटर्न इसको फाइल कर सकते हो विद रिडक्शन टू लेट फी 2 रुपीज 500. इसमें 2 इशू है. सबसे पहला तो सीधी सी बात है, जिन्होंने लेट फी ऑलरेडी पे कर दिया है, जिन्होंने लेट फी 1000 में या लैक्स में, मैंने खुद ने एक क्लाइंट का जनवरी में 1.25 लाख लेट फी पे कराया था और हमने रिटर्न फाइल किया था. तो वो एक इनजस्टिस हो रहा है कि उन सबको भी लेट फी रिटर्न होना चाहिए, जो कि सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनको भी लेट फी आप जिन्होंने जो भरा है उनको वापस दो. सेकेंड इशू है कि जैसा कि हम जानते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में रिस्ट्रिक्शन है क्रेडिट लेने का, कि अगर आपका 17-18 का जो टाइम पीरियड था वो मार्च 19 तक था क्रेडिट लेने के लिए अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4. इसका मतलब 17-18 का जो क्रेडिट रह गया था आप मार्च 19 तक उसको ले सकते थे. सिमिलरली फाइनेंशियल 18-19 का ड्यू डेट एज पर सेक्शन 16(4) फॉर अवेलिंग एनी क्रेडिट वाज
द फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, सितंबर मंथ का रिटर्न या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो 18-19 का एनुअल रिटर्न हम सब फाइल करेंगे अभी, पर सितंबर 19 का रिटर्न आप फाइल कर चुके हो, मतलब 20 अक्टूबर 2019 वाज द ड्यू डेट। तो आज के तारीख में जब आप 17, 18 और 89 का रिटर्न फाइल करोगे तो क्या आपको वो क्रेडिट मिलेगा? क्या आपको वो आईटीसी मिलेगा? क्या सेक्शन 16(4) उस चीज को भी रिस्ट्रिक्ट करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल आज की तारीख में हम कंसल्टेंट्स के दिमाग में आता है। इसमें सेक्शन 16(4) का जो टाइम पीरियड है वो क्या हम इसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? इसके लिए हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है। सम ऑफ द कंसल्टेंट्स व्यू आर नहीं, वो क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम लैप्स हो चुका है। पर इन माय हम्बल ओपिनियन, क्रेडिट आप कब लेते हो? जब आपके पास बिल आया, जब आपने बिल में उसमें अकाउंट्स में एंट्री किया, जब आपने इनपुट टैक्स रजिस्टर में उस बिल की एंट्री की, तब आपने क्रेडिट क्लेम, तब आपने क्रेडिट अवेल किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। So in the books of accounts, if you are availed the credit within the time period specified in section 16 subsection 4, only and only the credit amount was not shown in GSTR 3B, then as per my view the section 16 for restriction would not apply, क्योंकि आपने क्रेडिट अपने बुक्स में तो पहले टाइम पे ले ही लिया है ना, खाली आपने रिटर्न में नहीं दिखाया है। बट द डिपार्टमेंट will surely litigate this point in future। तो आप जो किसी भी क्लाइंट का क्रेडिट ले रहे हो तो बेटर टू गाइड देम प्रॉपर्ली, क्रेडिट अमाउंट कितना है, क्या रिस्क एक्सपोजर है, उसके बेस में ही आप उस क्रेडिट को अवेल कीजिए। तो इसमें दो बेसिक इश्यू है जो हम कलेक्शन ऑफ लेट पे में जानना है। सेकेंड, हमने देखा कि कोविड-19 में जो रिलैक्सेशन आया है, रिटर्न फाइल करने का जो टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ है वो कुछ इस प्रकार है कि इन्होंने एसएससीज को जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आए थे तो एसएससी को उन्होंने 3 स्लैब में तोड़ा था, 1.5 करोड़ के नीचे, 1.5 से 5 करोड़ वाले टर्नओवर और 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर। पर अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आए हैं उसमें उन्होंने उनको 2 कर दिया है, एक बिलो 5 करोड़ एंड अबव 5 करोड़। सी इफ योर टर्नओवर इज above 5 crores, then your limit was, as in the second column I have mentioned, for the month of फरवरी, इस 24 जून जो अभी चला गया है, मार्च का भी 24 जून था, अप्रैल का भी 24 जून था, मई का 27 जून। दिस वाज द एक्सटेंशन फॉर अबव 5 crore turnover. For June and July is regular, 20th July, for June is 20th July and for July is 20th August. This was for turnover above 5 crore. Then for turnover below 5 crore, उसका ड्यू डेट अभी चल रहा है, 30th June was the due date for the month of February. For the month of March return, the due date was yesterday, 3rd of July. For the month of April, it was 6th of July. मैं ये ड्यू डेट्स बोलूँ, आप इससे प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे, आप उसको सेव कर लीजिएगा। इसमें इन्होंने किया है कि अगर आप इन ड्यू डेट्स के अंदर रिटर्न फाइल कर देते हो, 30th June, 3rd July, 6th July, तो आपको कोई भी तरह का लेट फी या कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं आएगा। पर अगर आप इन ड्यू डेट्स के बाद और 30th सितंबर के पहले, ये जो ड्यू डेट्स है इनके बाद और 30th सितंबर के पहले अगर आप अपना रिटर्न फाइल करते हो तो योर इंटरेस्ट विल बी एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ऑन द कैश पोर्शन। तो क्रेडिट पोर्शन में होगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इट हैज बीन क्लैरिफाइड रिसेंटली इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग दैट लॉ विल बी अमेंडेड रिट्रोस्पेक्टिवली फॉर सेक्शन 50। तो जो आपका कैश पोर्शन में लाइबिलिटी आएगा या जो आपके आरसीएम में लाइबिलिटी आएगी, उस पे अगर आप 30 सितंबर तक अपना रिटर्न फाइल करते हो, योर इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ओनली। एंड सेकेंडली, द लेट फी विल बी ओनली अप टू मैक्सिमम ₹500। अगर आप उसके बाद करोगे देन योर इंटरेस्ट विल बी 18% एंड लेट फी विल बी ₹50 पर डे, जो नॉर्मल एसएससीज को लगते हैं वो। तो 30 सितंबर इज बेसिकली द मेजर ड्यू डेट to save ₹500, and these all dates are to save ₹500 as late fee and 9% interest and late fee. Similarly, for GSTR 1, also they have extended the due date. For GSTR 1, the due date for March का भी due date अभी आएगा 10th of July, April 24th of July, May 28th August, June is 5th August, and for quarter tax file return filers, that is for SSU turnover is below 1.5 crores. For Jan to March quarter, the due date will be 17th of July, and for April to June, the recent quarter, April to June, it will be 3rd of August. This is for all the SSAs irrespective of turnover, GSTR 1 due date.
the major relief which has been given is the extension of other time limits. The extension of time limits whose compliances fall between 20th of March 2020 to 30th of August 2020. पहले था 20 मार्च से 29 जून जो नोटिफिकेशन ओरिजिनल नोटिफिकेशन में आया था by 35/2020. But in the recent notification 55/2020 it has been given कि आपके जो भी compliances 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 तक आते हैं उनका ड्यू डेट हमने एक्सटेंड करके कर दिया है 31 अगस्त 2020. फॉर एग्जांपल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स. रिफंड क्लेम का ड्यू डेट नॉर्मली 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेवेंट डेट. अगर आपका 2 साल 21 मार्च को अगर फिनिश हो रहा है 21 मार्च 2020 को अगर फिनिश हो रहा है 2 साल तो आप वो रिफंड एप्लीकेशन आप जो है 31 अगस्त 20 तक कर सकते हो. तो द रिफंड फाइलिंग ड्यू डेट has been extended. Similarly, department also जो order इनको issue करना है within 15 days from the date of your application, your date of filing of your any reply. So that due date also been extended up to 31st August 2020. ITC 04 returns जो quarterly हम returns file करते हैं job work के लिए जो हम goods job work में भेजते हैं हमको वापस आता है. जो हम डिलीवरी चलान के बेस में गुड्स सेंड करते हैं वो हमको वापस मिलता है. उसके ड्यू डेट भी फॉर 2 quarters, फॉर जैन फेब मार्च क्वार्टर and for April May June quarter. This April May June 3 months quarter is due 2 quarter का ड्यू डेट भी एक्सटेंड करके 31st August 2020 हो गया है. Of course, filing of any appeals if you have received say appeal order in the month of Feb का ड्यू डेट 90 days के अंदर होता है तो that due date has been extended to 31st August 2020 and the other provision relating to amendment, cancellation या revocation of cancellation of registration. If your number has been cancelled by the department as per section 30 within 30 days you need to apply for the application, apply for revocation of cancellation, but that has been extended to 30th August 2020. मतलब आपको 31 अगस्त 2020 तक का टाइम है. आप टैक्स पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन को रिवोक करवा सकते हैं. ये सब जो लेटेस्ट लिस्ट में आगे बता रहा हूँ इनके रेस्ट्रिक्शन नहीं आए हैं. टाइम ऑफ सप्लाई, इफ योर टाइम ऑफ सप्लाई इज कंप्लीटेड देन विदिन 30 days इनवॉइस हैज टू बी रेज्ड. तो इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 जो आपको इनवॉइस रेज करना है आपको टाइम पीरियड में करना ही करना है. उसका कोई रिलैक्सेशन नहीं आया है. अगर आपने अप्रैल में सर्विस कंप्लीट किया है तो विदिन 30 days यू नीड टू रेज इनवॉइस. अगर आप उसको 31 अगस्त तक करोगे देन द अदर इम्प्लीकेशन ऑफ जनरल पेनल्टी एंड इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स वुड अप्लाई. So therefore there is no relaxation in time of supply, in issue of an invoice या provision relating new registration. As we all know कि new registration has to be taken within 30 days of date of you becoming liable for GST. So within 30 days new registration need to be applied, and of course the other provision relating to arrest and all. These are the illustrative. ये मैंने example दिया है कि जिनका डेट एक्सटेंड हुआ है जिनका नहीं हुआ है. और भी कई चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल से समन्स आया कोई आपको आज के तारीख में. तो आज के तारीख में जो समन रिसीव हुआ है कि वी हैव टू अपीयर बिफोर मी ऑन 10th of July 2020. So whether legally you are bound to appear before 10th of July 2020 or not, but as per section 35, as per notification 35/2020, yes, you can claim the relief and you can file your reply up to 31st August 2020. उसमें कोई इशू नहीं है. Section 70 also time limit has been extended by notification 35/2020 amended by 55/2020. So these are the major amendments which have come recently in GST to give relief to the SSC. Now I shall move to my next topic, annual return. For annual return, the basic provision which is enabling an SSC, which is required an SSC to file a return is section 44 subsection 1. Section 44 subsection 1 tells कि every registered person needs to file annual return. अगर आप GST में registered हो तो आपको annual return की liability आती है, पर इन सब SSCs को नहीं आती. फर्स्ट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. या जो टैक्स पेयर सेक्शन 51 में रजिस्टर किया गया उन्होंने लिया है रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 52 के लिए लिया है. 51 इज टीडीएस प्रोविजन. अगर आपने कोई टीडीएस प्रोविजन के लिए नंबर लिया है सेक्शन 51 में, अगर गवर्नमेंट एंटिटी आपको टीडीएस काटना है उसके लिए आपने नंबर लिया
सेक्शन 52 टीसीएस के लिए, किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, देन फॉर देम the provision of annual return, GSTR 9A, 9B shall not apply. For casual taxable person and for non-registered taxable person, for them also this provision shall not apply. So input service distributor, section 51, section 52, a casual taxable person and non-resident taxable person, for them this filing of annual return shall not apply. So as per section 44 subsection 1, an annual return in form GSTR 9 has to be furnished before ending of 31st December of the next financial year. This is a statutory due date given in the section 44(1). But as we all know, the due date for financial year 18-19 has been extended till 30th September 2020. आप 30 September तक फाइल कर सकते हो. Likely this date would be further be extended as the situation undergoing is not so good. So before going into technicalities of annual return का क्या importance है? Annual return फाइल करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी है कि annual return के वजह से ये importance बढ़ रहा है. एक first very important opportunity annual return to rectify. अगर आपने GSTR 3 में कुछ गलती किया है, अगर आपने GSTR 1 में कुछ गलती कर दी है, तो as we all know कि GSTR 1 and GSTR 3B could not be rectified. GSTR 1 और GSTR 3B तो रेक्टिफाई हो नहीं सकता, या अमेंडमेंट नहीं हो सकते रिटर्न्स के. तो उसका आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि यस यू कैन रेक्टिफाई हियर. यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई. रेक्टिफिकेशन विल बी इफ कोई एडिशनल लायबिलिटी है तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो. डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल लायबिलिटी, वो एडिशनल लायबिलिटी डिस्क्लोज करके यू कैन पे इट थ्रू DRC 03. सेकेंड, annual return gives a complete summary of the transaction you did in the complete financial year. उस financial आपने जो भी transaction किया है उसका summary एक annual return है. जो भी आप फ्यूचर में डिपार्टमेंट्स में रिटर्न्स दोगे वो आप एनुअल रिटर्न की कॉपी दोगे. तो सही और समरी टू गिव फाइनेंशियल ईयर 17-18 समरी आप वो दोगे, तो कंप्लीट समरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सेकेंड कि रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you don't disclose anything in your annual return या in your returns which you require to file, it will lead to suppression. वो suppression हो जाएगा. In case of suppression, the extended period of section 74, the 5 years would apply. इसलिए रिटर्न फाइल करते वक्त जो भी रिटर्न्स में डिटेल मांगे आप उसको सबमिट कीजिए. वो आप सबमिट करोगे तो इट विल नॉट अमाउंट टू सप्रेशन. अदरवाइज नॉन फर्निश ऑफ डिटेल्स as required in the returns would amount to suppression, which will amount to invoking of extended period of 5 years instead of normal period of 3 years. The other important aspects of annual return is the time limit. The time limit under section 73-74 subsection 10 of both the sections gives time limit. Section 73 subsection 10 gives time limit of issuance of order within the period of 3 years from the date of filing of annual return. And under section 74 subsection 10, which is for issuance of show cause notice in case of fraud, collusion, willful misstatement, suppression of facts, it gives time limit up to 5 years from the date of filing of annual return. So the time need for issuance of show cause notice is depending upon your annual return. Another important aspect, the time limit of maintaining your books of account. As per section 36, the time limit of maintaining a books of account is 72 months from the date of filing of annual return. मतलब 17-18 का आपने रिटर्न फाइल किया होगा फरवरी 20 में, तो फरवरी 20 से 72 मंथ तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं फॉर द फाइनेंशियल 17-18. सिमिलरली फॉर फाइनेंशियल 18-19 जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब से आपको 72 मंथ तक रिटर्न फाइल करना है. दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. नेक्स्ट, व्हाट इज द लेट फी. अगर आप एनुअल रिटर्न नहीं कर पाए फाइल टाइम पे तो क्या आपको लेट फी लगेगा. योर लेट फी विल बी ऑफ कोर्स 200 रुपीज पर डे जो आपको लगेगा, मैक्सिमम टू 0.5% ऑफ द टर्नओवर. मतलब 100 रुपीज CGST एंड 100 रुपीज SGST. मैक्सिमम इज 0.5% ऑफ द turnover, 0.25 under CGST and 0.25 under SGST. As we all know, there is relaxation in filing of GSTR 9 for financial year 17-18 and 18-19. फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में अगर आपको
अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. They have given an optional to the SSC if your turnover is below 2 crores, no need to file annual return. बट उन्होंने ये भी साथ में बोला है कि ड्यू डेट तक अगर आप फाइल करते हो, ऑप्शनल अवेल करते हो तो ठीक है, ड्यू डेट के बाद आप ऑप्शन अवेल नहीं कर पाओगे. अगर आप आज चाहो कि मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, मैं 17-18 का रिटर्न उस टाइम फाइल नहीं किया, आज फाइल कर दूं, नहीं, ड्यू डेट ओवर हो गया. ड्यू डेट के बाद आप 17-18 और 18-19 का रिटर्न बिलो 2 करोड़ एसएससी के लिए फाइल नहीं कर पाओगे, because as per the circular dated 18th November 2019, it has been stated that your return will be deemed to be filed. अब ऐसा क्या जरूरी था उनको करना पड़ा कि रिटर्न डीम्ड फाइल्ड हो जाएगा? अगेन मैंने आपको बताया ऊपर टाइम पीरियड अंदर सेक्शन 73-74 या मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड कब शुरू होगा? अगर ऑप्शन दिया अगर आप फाइल करो ही नहीं वो टाइम चलते जाए तो टाइम पीरियड कभी शुरू नहीं होगा. इसलिए उन्होंने किया कि 17-18 का अगर आपने 5th of February 20 तक रिटर्न फाइल किया तो ओके, अगर आपने नहीं फाइल किया इट विल बी डीम्ड टू बी फाइल एज ऑन डेट. After that you cannot file your return. Similarly for the financial 18-19, they've also given optional to file the return GSTR 9 up to 2 crores. So up to 2 crores it is optional. Up to 2 to 5 crores turnover, annual return is compulsory. Up to 2 to 5 crores turnover, filing of annual return is compulsory, but the option given is ऑडिट. अगर आप चाहो तो 2 से 5 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको रिलैक्सेशन दिया है कि आप ऑडिट मत कराओ, मतलब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C मत सबमिट करो, ऐसा उन्होंने ऑप्शन दिया है. फॉर द एसएससी whose turnover is between 2 crores to 5 crores. Now this aggregate turnover needs to be seen not GSTN wise but PAN wise. अगर आपका रजिस्ट्रेशन गुजरात में भी है, आपका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में भी है, तो आपको गुजरात का और महाराष्ट्र का अलग अलग 2 करोड़ की लिमिट नहीं देखनी है, टोटल 2 करोड़ की लिमिट देखनी है. Say your Maharashtra turnover is 80 lakhs and Gujarat turnover is 1.5 crores. तो गुजरात में 1.5 है और महाराष्ट्र में 80 है, तो आपने देखा दोनों 2 करोड़ के नीचे है, आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करो, ऐसे नहीं चलेगा. 1.5 plus 0.8 total is 2.3 crores. This is more than 2 crores. Your return needs to be filed compulsorily. Annual return needs to be filed. So turnover has to be seen PAN wise and not GSTN wise. Annual return, as we all know, कि 17-18 का सबने फाइल किया ही है. For registered person, it is 9. Other than of course composition taxpayer is 9A, and for e-commerce operator is 9B. So 9A, 9B, 9C. These are 3 forms which need to be filled by respective SSC. As I earlier told, if you are input service distributor, if you are registered only for the purpose of section 51 and section 52, you are a casual taxable person or a non-resident taxable person, no need to file. No, you are not liable to file the annual return. So these are the categories of SSC who is required to file annual return. Of course, annual return will not be revised. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान में रखना है फाइल करते हुए कि अगर एक एनुअल रिटर्न आपका बन गया है, अगर आपने को सबमिट किया है तो उसको आप कोई भी हालत में रिवाइज नहीं कर पाओगे. जैसे आप GSTR 1 और GSTR 3B आज रिवाइज नहीं कर सकते हो, पर GSTR 1 और GSTR 3B का कोई गलती रह गया है तो आप नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में उसको एडजस्ट कर सकते हो एज पर सर्कुलर 26 और अक्टूबर 17 का सर्कुलर उसके हिसाब से. पर एनुअल रिटर्न में कोई गलती हो गया तो आप उसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते हो, रिवाइज भी नहीं कर सकते हो. इसलिए एनुअल रिटर्न फाइल करते वक्त आपको ये क्रॉस चेक योर फिगर्स ट्वाइस या थ्राइस. अगर आपने एनुअल रिटर्न बनाया तो आपके पार्टनर को बोलिए उसको चेक कर लीजिए, आपके ऑफिस स्टाफ ने बनाया तो आप खुद उसको फिगर एक बार चेक करके एनुअल रिटर्न सबमिट किए. कि हमने ऐसे देखे इंस्टेंसेस कि 17-18 में लोगों ने एनुअल रिटर्न में गलती किया है, अब उसको कैसे रेक्टिफाई करे, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है. फिर ऑडिटर हैज टू गिव रिमार्क इन 9C कि एनुअल रिटर्न में भी गलती हो गया था. So to avoid that, better to check your annual return twice and file, as there is no provision of revising of annual return. As I already discussed, it is PAN wise 2 crores turnover and not GSTN wise. Before filing annual return of your SSC या of your client, see that you understand the client accounting system कि उन्होंने accounts किस हिसाब से maintain किया है, डबल एंट्री सिस्टम किस हिसाब से उन्होंने मेंटेन किया, उसको आप समझो. या
क्या उन्होंने लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जीएसटी लॉ में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अलग है एज पर द जनरल पर्पस बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप मेंटेन करते हो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। जीएसटी में आपको मेंटेन करना है अलग से योर इनवर्ड स्टॉक रजिस्टर। अगर आपको कोई इनवर्ड फैक्ट्री में इनवर्ड आया है तो आपको इनवर्ड स्टॉक रजिस्टर अलग से मेंटेन करना है एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1। और नॉर्मल पर्पस में हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक स्टॉक रजिस्टर होता है। इनवर्ड रजिस्टर इज डिफरेंट एंड स्टॉक रजिस्टर इज डिफरेंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर नॉर्मली एज पर आवर जनरल accounting principle we maintain purchase ledger, yeah, we maintain expense wise ledger, but as per GST you need to maintain an input tax credit register. So see that the list of accounts has been the books has been maintained properly and as per the GST law in addition to your general purpose books of accounts, this has to be maintained properly. वो आप चेक कीजिए। सेकेंड, क्लाइंट किस हिसाब से अपना डेटा को कैप्चर करता है, किस हिसाब से उसको क्लासिफाई करता है, आपको वो उस टाइम को समझना है। क्लाइंट से ऑफकोर्स ट्रायल बैलेंस शीट, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने हैं, क्योंकि कई अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस शीट में बंद हो जाते हैं तो बैलेंस शीट तो नहीं पहुंचते, वो आपको ध्यान में रखना है। ऑफकोर्स यू नीड टू सी ऑल द GSTR 1 एंड GSTR 3B हैज बीन फाइल्ड। उस महीने उस साल के GSTR 1 और GSTR 3B क्लाइंट फाइल कर चुका है। You have to compare your GSTR 3B with books of accounts। जो GSTR 3B फाइल हुआ है वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि नहीं है, वो आपको कंपैरिजन चार्ट पे रेडी करना है। 3B वर्सेस 2A, क्योंकि एनुअल रिटर्न रिक्वायर्ड योर कंपैरिजन विद GSTR 2A आल्सो। 2A जो आपका इनवर्ड सप्लाईज का ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है ITC का, उसके साथ कंपेयर करेगा। GSTR 1 एंड 3B, GSTR 1 एंड 3B ऑफकोर्स ये तो आप हर मंथ आपको चेक करना चाहिए। जब भी आप GSTR 3B फाइल करते हो अपने क्लाइंट का चेक विद GSTR 1 कि GSTR 1 के हिसाब से GSTR 3B जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये तो आपको हर मंथ चेक करना चाहिए। और लास्ट में बिफोर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न यू मस्ट हैव समरी ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 3B व्हिच हैज बीन फाइल्ड। So these are the basic steps, basic documents which you need to understand, we need to have before starting of filing of annual return. And annual return, of course, we have some parts जो हम अभी डिटेल में एक एक पार्ट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला इज द बेसिक द फाइनेंशियल ईयर, द GST एंड लीगल नेम एंड ट्रेड नेम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ एनुअल रिटर्न इज पॉइंट 2, टेबल नंबर 4। अब सबसे बेसिक सवाल कि स्टार्टिंग के सालों में जब हमने GSTR 1 फाइल किया, GSTR 3B फाइल किया फॉर द फाइनेंशियल 17-18 में हमको GST को समझ में नहीं आया, हमने जैसे जैसे रिटर्न फाइल किया है, तो एनुअल रिटर्न भी उस टाइम हमने बहुत मेहनत की थी। 18-19 में somewhat we have understood, somewhat we have reconciled our GSTR 1 and GSTR 3B, तो वो मैच होगा। Now the basic question that arises कि for filing of GSTR 9 which figures we need to taken, GSTR 1 की फिगर ले, GSTR 3B के लिए, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, कौन से फिगर से हम इस रिटर्न को इस एनुअल रिटर्न को फाइल करें। तो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज योर बुक्स ऑफ अकाउंट। जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिगर है फाइनेंशियल ईयर 18-19, द ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बेस में द ऑडिटेड सेल्स लेजर, उसके बेस में ट्राई फिलिंग द एनुअल रिटर्न, सबसे बेसिक। तो एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट you can fill this, say for example 4A is supply to unregistered person। अगर आपने B2C किया है तो आपके बुक्स में B2C सेल कितना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने B2C सेल आपने GSTR 3 में दिखाया है पर आपने एक व्हीकल बेच दी, एक सेकंड हैंड व्हीकल आपने सेल कर दी, तो सेकंड हैंड व्हीकल आपने सेल कर दी तो हो सकता है कि वो फिगर आपके बुक्स 3B में रह गया, तो वो आप B2C में दिखाइए। एज वी ऑल नो सेल ऑफ सेकंड हैंड व्हीकल्स में वी नीड टू पे GST ऑन द डिफरेंस अमाउंट, जो आपके इनकम टैक्स पर्पस में जो बुक्स में फिगर है, जो आपका सेल वैल्यू है। से यू हैव सोल्ड मोटर व्हीकल एट द रेट ऑफ at 1 lakh rupees and your depreciated value as per income tax is 80 lakh rupees, 80,000 rupees, for difference 20,000 you need to pay GST। तो 20,000 पे जो आपको 18% GST पे करना है सेल ऑफ मोटर व्हीकल में, तो जो आपके नॉर्मल 3B में रह गया है या नॉर्मल 1 में दिखाना रह गया है, तो आप इसको 4A में ऐड कर सकते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर ऐसा कोई फिक्स एसेट है जो SSC ने सेल किया फॉर अ कंसिडरेशन एंड वो फिक्स एसेट के सेल में टैक्स भरना रह गया है, इफ द अदर पार्टी इसको सेल किया, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं था तो उसका फिगर B2C में दिखाओ, रजिस्टर्ड है तो ऑफकोर्स नेक्स्ट कॉलम 4B B2B,
B2B में वो डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो जो आपने सेल किया है एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थर्ड इज जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया है, जीरो रेटेड सप्लाई किया है, एक्सेप्ट टू एसइजेड, क्योंकि एसइजेड का उन्होंने अलग से नीचे कॉलम दिया है 4D, तो 4C इज एक्सपोर्ट with payment of tax. Export can be done with payment of tax and without payment of tax. If you are doing without payment of tax, then you need to have LUT, letter of undertaking, जो ऑनलाइन ही अभी डिपार्टमेंट ने कर दिया है। स्टार्टिंग में 17-18 में मैनुअल था, पर अभी ऑनलाइन। तो क्लाइंट अगर आप यहाँ फिलअप करते हो डेटा एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आप उसको 4C में फिलअप कर सकते हो। 4D सप्लाई टू एसइजेड, एसइजेड अगेन इज जीरो रेटेड। अगर आपने टैक्स पेमेंट करके एसइजेड में क्लियर किया है तो आप 4D में दिखाइए। 4E is deemed export. If you are exported, if you are given goods locally under say EPCG license, किसी का EPCG लाइसेंस में इनवैलिड करा के आपने उसको गुड्स दिया अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन या अगेंस्ट गोल्ड स्कीम, ये सब स्कीम्स में अगर आपने EOU को सप्लाई किया अगर आपने, तो वो सब डीम्ड एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो अगर अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट अगर आपने उसको दिया है तो आप उसका फिगर दिखाइए। अगर आपका क्लाइंट डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहा है तो इधर योर क्लाइंट who has paid tax on goods supplied under deemed export can claim refund, or the recipient of goods under deemed export can claim refund. तो आप क्लाइंट को ये गाइड कर सकते हैं कि अगर आपका टैक्स ज्यादा पेमेंट करना आ रहा है थ्रू कैश लेजर, तो आप खुद टैक्स पे करिए और उसका रिफंड क्लेम कीजिए क्लाइंट से। आपको जिससे आपके क्लाइंट ने जिसको गुड सेल किया है अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, उनसे आपको एनओसी लेना पड़ेगा, उसके बेसिस पे क्लेम रिफंड ऑफ टैक्सेस व्हिच यू हैव पेड। और जो आपने पे किया उसको आप 4E में रिफ्लेक्ट कीजिए अगेंस्ट डीम्ड एक्सपोर्ट। F is advances on which tax has been paid but invoice has not been issued. As we all know कि advances received against supply of goods, उसमें टैक्स लाइबिलिटी फाइनेंशियल 18-19 में तो नहीं है, 17-18 में था अप टू 15th of November 2017, पर 18-19 में एडवांसेस रिसीव अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज नो टैक्स। तो वो एडवांसेस आपको यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। जो एडवांस मिला उस पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, वो आपको यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको एडवांस मिला है सर्विस के लिए तो आपको ऑफ कोर्स टैक्स पे करना है। इफ यू हैव रिसीव्ड एन एडवांस फॉर सर्विसेज टू बी सप्लाइड, in those cases if you have received advance and you have not raised invoice up to the end of financial year, आपको समझे जनवरी 18 में एडवांस मिला, आपने जनवरी 19 में एडवांस मिला, आपने मार्च 19 तक अगर इनवॉइस रेस नहीं किया है फाइनेंशियल 18-19 में, तो आपको यहाँ फिगर इंसर्ट, यहाँ आपको फिगर ऐड करना है। सेकेंड इज 4G. 4G is RCM liability. So if you are liable to pay any tax under RCM which you have paid, which you are liable and which you have paid during the financial year 18-19, you can show here. अगर कोई लाइबिलिटी आपकी 18-19 के RCM की थी और आपने उसको पेमेंट ही नहीं किया है, तो वो फिगर यहाँ नहीं दिखाना है। As per the clarification given by the government, the press release in the month of June 2019, जो 4 जून 2019 का क्लैरिफिकेशन है, गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आपकी कोई RCM की लाइबिलिटी है, आपने उसको पे करके क्रेडिट ले लिया है, तो ये आप दिखा दो। अगर आपने पे नहीं किया है तो उसको यहाँ मत दिखाओ, DRC 03 में पे कर दो। या आपने अगर समझो नेक्स्ट ईयर पे कर दिया, आपकी 18-19 की लाइबिलिटी थी, आपने 19-20 में उसको पे कर दिया है, 19-20 बिफोर सितंबर पे करके उसका क्रेडिट ले लिया है, देन ऑल्सो नो नीड टू मेंशन दैट फिगर इन दिस कॉलम। वो आपका GST 9C जब हम देखेंगे तो आपका 9C का रिकंसिलिएशन का पार्ट बन जाएगा, पर यहाँ वो फिगर जो है आपको नहीं दिखाना है एज पर क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द CBIC on 4th of June 2019. So this will be the sum total of invoices which you have raised on which you have paid the taxes. अगर इन सब इनवॉइसेस का जो आपने रेज किया B2C, B2B या एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट टू SEZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट या एडवांसेस, इन सब का कोई आपने अगर क्रेडिट नोट इशू किया है, डेबिट नोट इशू किए या इन सबको आपने अमेंडमेंट किया है, तो आपको बताना है 4IJKL। इन सब में क्रेडिट नोट इशूड, डेबिट नोट, सप्लाईज थ्रू अमेंडमेंट और सप्लाईज रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट या सप्लाई डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट। फॉर B2C supplies,
द फिगर इन 4A जो पहला कॉलम है उस पे आप नेट ही दिखा सकते हो। फॉर B2B सप्लाईज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ओनली देयर इज अ रिलैक्सेशन गिवन कि आपको क्रेडिट डेबिट नोट अलग से नहीं दिखाना है, तो यू कैन शो इन टेबल 4B ओनली। आपको नीचे 4I और 4J में अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। पर एज पर माय व्यू अगर आपने GSTR 1 में उसको अलग से दिखाया ही है तो व्हाट इज एन इशू कि आप उसको अलग से यहाँ रिफ्लेक्ट करो, कोई इशू है नहीं, तो व्हाई नॉट टू शो, व्हाई नॉट टू गिव प्रॉपर क्लासिफिकेशन। जहां पर आपको ऑप्शनल अवेल करना चाहिए वो बताऊंगा, यहाँ आपको अवेल करना ही चाहिए जो हम आगे देखेंगे, पर यहाँ वो ऑप्शन जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको अवेल करने की जरूरत नहीं है। शो देम। हाँ, फॉर KNL दैट इज फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ कोर्स यू कैन avail this option if any invoice you have amended subsequently due to any reason, amendment हुआ है तो आप उसको 4B में ही ठीक कर दीजिए, वो ऑप्शन अवेल कर लीजिए। पर फॉर क्रेडिट्स एंड डेबिट नोट्स no need to avail the option given by the government not to fill this or fill net figures there. So this is table 4 of GSTR 9 which says कि अगर आपने कोई टैक्स पेमेंट करके आउटवर्ड सप्लाई किया है उसके सप्लाईज, उसके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसके अमेंडमेंट यू नीड टू शो इन टेबल 4। नेक्स्ट जो चलते हैं टेबल 5। टेबल 4 as we have seen it is for outward supplies made with payment of tax or inward supply received on which you have paid the tax. Table 5 is for outward supply on which you are not liable for tax as a supplier. Why you are not liable? Because अगर आपने एक्सपोर्ट किया विदाउट पेमेंट, you have exported under letter of undertaking without payment, तो आप उसको यहाँ दिखाइए। SEZ को अगर आपने अंडर जीरो रेटेड सप्लाई किया है अंडर LUT तो आप उसको यहाँ मेंशन किए 5A 5B 5C is आपका सप्लाई एज अ सप्लायर, आपका सप्लाई जिसमें आपको टैक्स पे नहीं करना, आपके रिसीवर को टैक्स पे करना है। रिकवरी एजेंट, अ सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, एन एडवोकेट, उन सब के सप्लाईज में गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, GTA, इन सब के सप्लाईज में सर्विस रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। तो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, इंश्योरेंस एजेंट या रिकवरी एजेंट इफ दे आर रजिस्टर्ड अंडर GST तो उनके सप्लाईज की फिगर यहाँ आएगी क्योंकि उसको रिसीवर को टैक्स पे करना है। नेक्स्ट 5D-E-F, दीज आर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, रिलेटेड सप्लाई, नॉन GST सप्लाई। तो ये स्टार्टिंग में कंफ्यूजन था लोगों को कि व्हाट इज एन एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड रिलेटेड सप्लाई, नॉन GST सप्लाई। तो गवर्नमेंट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 18-19 has given election कि आपको ये फिगर्स अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। यू कैन मेंशन द कंबाइंड फिगर अंडर 5D दैट इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ठीक है, पर एज अ टैक्स प्रोफेशनल वी शुड नो या वी शुड टेल आवर क्लाइंट्स कि फाइनेंशियल 19-20 में तो ऐसा एग्जाम्पशन है नहीं, तो 19-20 में तो ऐसा एग्जाम्पशन है नहीं, तो व्हाट इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई, व्हाट इज नील रेटेड या व्हाट इज नॉन GST सप्लाई। एन एग्जेम्प्टेड सप्लाई इज अ सप्लाई इट इज एग्जेम्प्टेड एज पर नोटिफिकेशन। तो सारे सप्लाईज हमको पता है एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्टेड है। नाउ व्हाट इज द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन फॉर सर्विसेज? कैन एनीबॉडी टेल इन द ग्रुप चैट बॉक्स कि सर्विस का जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है कौन सा नंबर का नोटिफिकेशन है फॉर सर्विसेज? हमें जी एक सेक्शन उसके लिए भी लेना पड़ेगा। या 12 12 of 2. These are the basic notification which everyone should know. There are basic notification. Goods का rate notification 1/2017 वो सबको पता होना चाहिए as a tax consultant, as a professional कि कोई भी client आए तो we can at least refer it immediately. Goods का exemption 2/2017. RCM notification services का जो most important है 13/2017 या सर्विस का रेट नोटिफिकेशन 11/2017। ये 5-6 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है जो हमको याद रहने चाहिए, जो हमारे टिप्स में रहने चाहिए, तभी हम एनुअल रिटर्न और ऑडिट फाइल करते समय, ऑडिट करते समय हम उसको फटाफट रिफर कर पाएंगे और क्लाइंट को इफेक्टिव सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो जो सर्विसेज इसमें एग्जेम्प्टेड है या जो गुड जो 2/2017 में एग्जेम्प्टेड है उसका फिगर यहाँ आएगा, दैट इज एग्जेम्प्टेड नोटिफिकेशन, नील रेटेड। अगर कोई गुड्स शेड्यूल में है पर उसका रेट ही नील किया है तो इज एनी गुड्स नील रेटेड टिल डेट? नो, कोई ऐसा गुड्स नहीं है जिसको हम शेड्यूल में लिखा और नील रेटेड है। सर्विस, इज एनी सर्विस नील रेटेड?
सर्विस है पर रेट ही इसका जीरो है रेट नोटिफिकेशन में. Yes, there are 3-4 services related to government which is nil rated. So exempted, as I told, as exempted absolutely as per the notification. Second, nil rated जो टैरिफ में मेंशन है जिसका रेट जीरो है, nil है. नॉन जीएसटी सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई मीन्स इट इंक्लूड्स नो सप्लाई ऑल्सो. मतलब नॉन जीएसटी सप्लाई इज द ट्रांजेक्शन which is not liable for GST per se. Petrol, supply of petrol, diesel, land, sale of land, these are all the items. इलेक्ट्रिसिटी काफी क्लाइंट्स ने विंड मिल लगाया होगा. अगर विंड मिल, अभी तो कोविड-19 के कारण फैक्ट्री बंद है, तो जो विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो लोग डीजीवीसीएल को या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को सेल करते हैं. तो दैट इज योर नॉन जीएसटी सप्लाई, सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So these are the things which we must remember: exempted, nil rated, and non-GST supply. As for the financial 17-18 and 18-19, no need to bifurcate. You can mention the complete detail under the exempted column. As जो मैंने आपको 4 टेबल में बोला था कि जो उसके क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स और अमेंडमेंट्स है वो आपको अलग से शो करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली इन दिस टेबल ऑल्सो, अगर आपके कोई आउटवर्ड सप्लाईज जिसमें आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो उसके क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स और अमेंडमेंट है, आप उसको मेंशन कर सकते हो 5HIJ. So this was in relation to your outward supply. As I told, from your take the basic figure from your books of accounts, but disclaimer, depending on situation, जो हम आगे देखते हैं कि कौन सा फिगर कहाँ उसको दिखाना चाहिए. नेक्स्ट हम आते हैं टेबल 6 में, जो कि है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके. टेबल 6 का जो बेसिक ए पार्ट है, जो आपने 3B में क्रेडिट अवेल किया है फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, the 3B credit would be auto populated in table 6 से. तो टेबल 6 से में तो 3B का फिगर जो आपने अवेल किया है, that will be auto populated in table 6A. And in table in B6, in BCD, you can give the bifurcation of credits which you availed in GSTR 3B. Here I am emphasizing on GSTR 3B, not your books of accounts. यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 3B में जो आपने क्रेडिट अवेल किया है उसका बाइफर्केशन दो. भले 3B में आपने 17-18 का क्रेडिट ले लिया हो, चलेगा. एज पर माय ओपिनियन आप उसको यहाँ पर 3B के हिसाब से कीजिए, बिकॉज आइडियली एज मेंशन्ड बाय द गवर्नमेंट इन द क्लैरिफिकेशन कि योर क्रेडिट अवेल्ड एज पर 6A एंड दिस बाइफर्केशन जो आपका J में आएगा, 6J में, द डिफरेंस शुड बी जीरो. द डिफरेंस शुड बी जीरो. तो जो आपने 3B में क्रेडिट लिया है उसका आप यहाँ बाइफर्केशन, यहाँ डिटेल्स दीजिए. 6B में उन्होंने क्या डिफरेंशिएशन, क्या बाइफर्केशन मांगा है. उन्होंने बोला कि आपने जो डेटा कैप्चर किया 3B में वो आपने टोटल क्रेडिट कैप्चर किया. आपने 3B में बाइफर्केट नहीं किया कि ये मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट सर्विस है और ये मेरा कैपिटल गुड्स का क्रेडिट है. आपने 3B में सिर्फ उतना ही बाइफर्केशन किया कि ये मेरा इम्पोर्ट है और ये मेरा डोमेस्टिक है, बस. पर एनुअल रिटर्न में वो हमसे मांग रहे कि इनपुट्स को अलग दो, कैपिटल गुड्स को अलग दो और इनपुट सर्विस को अलग, जो कि ऑप्शनल है अभी फाइनेंशियल 18-19 में. अगर आप चाहो तो सारा फिगर इनपुट्स में डाल सकते हो, बाइफर्केशन देने की जरूरत नहीं है. 6C इज फॉर RCM, 6C and D बोथ. अगर आपने RCM किसी अनरजिस्टर्ड से लिया है उसका बाइफर्केशन दो, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस. अनरजिस्टर्ड वाला RCM का बेसिक प्रोविजन तो 17-18 में उन्होंने फिनिश कर दिया. हम सबको पता है कि वो सिर्फ अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2017-18 में था. फॉर 6C अभी खाली जो 13/2017 जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है या स्पेसिफाइड गुड्स है उसमें हमको RCM पे करना है. तो ऑन दैट इफ योर सप्लाई इज रजिस्टर्ड देन on 6D you need to mention a figure. If they are not registered then 6C. But for the financial year 17-18, 18-19 गवर्नमेंट ने बोला है कि सारा का सारा आप रजिस्टर्ड में डाल दो, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड को अलग करने की जरूरत नहीं है. मतलब 6D रजिस्टर्ड के इनपुट्स वाले कॉलम में यू कैन मेंशन द कंप्लीट डिटेल्स ऑन विच यू हैव पेड RCM and availed the credit in your GSTR 3B. No need to bifurcate between registered and unregistered. No need to bifurcate between input, capital goods or input service. So 6A from 3B. 6B हमने देखा कि नॉर्मल जो आपका परचेज है उसको आप बाइफर्केट करो, इनपुट
कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज में ये ध्यान रखो कि आपने तो क्रेडिट अगर लिया है 18-19 में, अप्रैल में आपने क्रेडिट ले लिया और आपने उसका 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया, अप्रैल 18 का बिल था, आपने उसको 30 सितंबर तक पेमेंट नहीं किया, अक्टूबर महीने आपने वो क्रेडिट रिवर्स कर दिया। एज पर सेक्शन 16(2) प्रोविजो 180 दिन में पेमेंट नहीं करो तो यू नीड टू रिवर्स द क्रेडिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ सेक्शन ऑफ 180 डेज। वो आपने क्रेडिट रिवर्स कर दिया अक्टूबर में, आपने दिसंबर में दोबारा क्रेडिट लिया, तो उस फिगर को आपको 6B में नहीं दिखाना है। आपने क्रेडिट लेके रिवर्स किया फिर रिक्रेडिट लिया, नो नीड टू मेंशन दैट डिटेल्स इन 6B। वो आपको जो है नीचे 6H में अलग से दिखाना है, अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड अदर देन B अबाउ। तो B के अलावा आपने क्रेडिट लेके रिवर्स करके फिर अवेल किया है तो उस फिगर को आप 6H में दिखाओ, ना कि 6B में। तो 6B is clear. 6C and 6D, as I have told, it is for reverse charge liability. You have discharged and availed the credit, bifurcated by unregistered and registered. For financial year 17-18 and 18-19, आप उसको registered में ही दिखाओ और inputs column में दिखाओ, there is no issue. Moving forward, 6E. 6E is for import of goods. For import of goods, including supplies from SEZ. You need to mention 6E, जो आपने of course GST 3B में भी import of goods अलग से दिखाया ही होगा, but here you need to further bifurcate between inputs and capital goods. Again for this financial year 18-19, the bifurcation is not necessary, आप पूरा का पूरा inputs में दिखा सकते हो। Import of service, of course import of service 6F वो आपको अलग से mention करना ही है, जो भी आपने IGST RC में पे करके उसका क्रेडिट लिया। 6G is from ISD. ISD everyone is aware, not an issue कि ISD अगर कोई क्लाइंट है आपका तो उससे जो आपको क्रेडिट आया तो आप उसको यहाँ दिखा सकते हो। 6H आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपने क्रेडिट लेके रिवर्स किया है तो आप 6 और आपने रीअवेल किया है एज पर सेक्शन 16(2) प्रोविजो रीड विद रूल 37, आप उसको यहाँ दिखा सकते हो, उसका सब टोटल आ जाएगा। आइडियली द डिफरेंस वुड बी 0 बिकॉज एज आई अर्लियर टोल्ड दिस बाइफर्केशन हैज टू बी एज पर योर GSTR 3B रिटर्न, दैट्स व्हाई योर डिफरेंस वुड नॉट कम हियर because 6A the figure is auto populated from your GSTR 3B returns only. Transitional credit इस साल में तो होगा नहीं, पर सिस्टम में एरर के कारण ऑटोमेटिकली मेंशन कर रहा है, यू कैन रिमूव दैट फिगर। ट्रांजिशनल क्रेडिट इफ एनी हैव अवेल्ड, ये पिछले साल के लिए था, इस साल के लिए दे हैव नॉट चेंज द फॉर्म टिल येट। इफ एनी अदर क्रेडिट यू हैव अवेल्ड नॉट स्पेसिफाइड अनदर नॉट स्पेसिफाइड अबाउ, आपको टेबल 6M में मेंशन करना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 स्पीक्स अबाउट रिवर्सल। टेबल नंबर 6 हमने देखा कि आपने क्रेडिट अवेल की है वो आपको देना है ग्रॉस। टेबल नंबर 7 बोलता है रिवर्सल, अगर आपने पूरे साल में जो क्रेडिट रिवर्स किया है एज पर रूल 37, मतलब 180 दिन वाला अगर आपने कोई रिवर्स किया है, 39 अगर आपने कोई क्रेडिट रिवर्स किया है, 42, 43 इज अगेन प्रोपोर्शनेट ITC रिवर्सल in case you are providing exempted supplies। तो अगर वो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल है तो आपको रूल 42 और रूल 43 के अनुसार कैलकुलेशन करना है। से आई एम अ सप्लायर, मेरे कुछ सप्लाईज में मुझे टैक्स पे करना है और मेरे कुछ सप्लाईज में रिसिपेंट को पे करना है टैक्स। तो वेदर दो सप्लाईज on which the recipient is paying tax, it will be an exempted supply for me for the purpose of reversal under rule 42। क्या वो एज पर रूल 42 के लिए मेरे लिए एग्जेम्प्टेड सप्लाई होगा? ये सप्लाई मैंने टैक्स पे नहीं किया पर रिसीवर ने तो किया ही है। मैं तो एक सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, उसने तो टैक्स पे कर दिया RCM में, एक नॉर्मल पर्सन था, उसने मुझे पे करना था, मैंने पे किया। तो क्या नॉर्मल पर्सन जो टैक्स रिवर्स चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट जो रिवर्स चार्ज में पे किया है, क्या मेरे लिए वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो जाएगा? मुझे 42 का रिवर्सल करना है? से यस या नो? अमित इज टेलिंग नो। एनी अदर आंसर? I am afraid as per section 17(2), yes, it will be treated as exempted supply and reversal need to be done। तो RCM का रिवर्सल करना पड़ेगा। रिफर सेक्शन 17(2), उसमें लिखा है कि on supplies on which you are not paying tax, so recipient is paying tax, then reversal needs to be done। तो रूल 42, 43 किस किस से अप्लाई होगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 17(5), तो आप 17(5) is for
इनएलिजिबल क्रेडिट सबको पता है, 17.5 तो इनएलिजिबल क्रेडिट है, फूड का क्रेडिट नहीं लेना है, मेंबरशिप ऑफ क्लब का नहीं, इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं लेना, रेंट कैप का नहीं लेना है। तो वो सारे क्रेडिट्स जो आपके बुक्स में है पर आपको अवेल नहीं करना है, तो वो फिगर आपको यहाँ मेंशन करना है। पर वो फिगर तभी आपको यहाँ मेंशन करना है जब आपने जीएसटी 3B में क्रेडिट अवेल करके उसको रिवर्स किया है, जब आपने उसको अवेल करके रिवर्स किया है। पर आपने अगर उसको 3B में अवेल ही नहीं किया, यू हैव नॉट अवेल्ड इन 3B में आपने उसको इनएलिजिबल क्रेडिट में 4D में नीचे दिखाया है, जहां पर अवेल करके रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, तो वो फिगर यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 3B में अवेल करके रिवर्स किया है, then only the figure will come in this subsection, otherwise will not come. So 17.5 moving forward, reversal of trans 1 credit, trans 2 credit. अगर trans 1 trans 2 आपने कोई स्पेसिफिक क्रेडिट लिया है, उसकी रिवर्सल की बारी आती है तो यहाँ अलग से मेंशन करो। If any other reversal, then 7H. एग्जांपल से परचेज रिटर्न, नॉर्मल रिवर्सल है ना, आपने परचेज किया तो उसको आपने रिटर्न कर, उसका रिवर्सल करना है, तो ये सब रूल्स में तो आएगा नहीं, तो 7H अदर्स में आएगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर, अगेन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19, A to E, ये जो रूल 37, 39, 42, 43, 17.5 का रिवर्सल, तो आपको अलग अलग मेंशन नहीं करना है। यू हैव द लिबर्टी टू मेंशन द कंप्लीट रिवर्सल इन 7H। इस फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए आप कर सकते हो, ये उन्होंने एग्जम्पशन दिया हुआ है। क्लियर? रिवर्सल एज पर रूल 37, 39, 42, 43, 43 रिवर्सल इज फॉर, 42 का मैंने एग्जांपल लिया प्रोपोर्शनेट, 43 रिवर्सल इज फॉर कैपिटल गुड्स। अगर आपका कोई कैपिटल गुड्स है वो आपने परचेज किया है एंड दैट कैपिटल गुड्स हैज बीन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सप्लाईज ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल बोथ, तो आपको रिवर्सल करना है। कैपिटल गुड्स रिवर्सल वाज नॉट देयर अंडर द अर्लियर टैक्स रेजिम, एक्साइज में वो नहीं था नियम, एक्साइज में पूरा क्रेडिट ले लेते थे, भले उस मशीन से एग्जेम्प्टेड भी निकलता है, कैपिटल गुड्स से भी निकलता है, पर अंडर जीएसटी दे हैव गिवन complete mechanism for reversal of inputs taken in capital goods. Table 8. Table 8 is something कि this is not the part of 9C। सबसे पहली बात, टेबल 8 जो रिकंसिलिएशन विद 2A है वो हमारे स्कोप में ऑडिटर स्कोप से तो साइड कर दिया, तो डिपार्टमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट पॉसिबल एज एन ऑडिटर टू सर्टिफाई the figures reflected in 2A. Table 8 says कि what is the ITC which is available as per GSTR 2A will be auto populated here. So this will be for GSTR 2A for which have been filed by the SSC. जो तो GSTR 1 SSC ने टाइम पे फाइल कर दिया, ये उनके लिए है, जिन्होंने लेट फाइल किया होगा, आज की तारीख में कोई फाइल करेगा तो आई एम अफ्रेड कि उसको इस 8A में तो अपडेट नहीं होगा, वो रिटर्न जो भी फाइल करेगा। तो द लिमिटेशन इज कि 8A will comes 8A ऑटो पॉपुलेटेड डेटा इज अप टू अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो वो अभी ये लोग दोबारा अपडेट करे, होप सो कि एक बार दोबारा हम लोग अपडेट कर दे आफ्टर द स्कीम, दोबारा इसको अपडेट करे। तो ITC एज पर 2A विच विल बी ऑटो पॉपुलेटेड। अगेन जो हमने 6B में देखा था, जो हमने 3B में क्रेडिट लिया है, जो इसका हमने बाइफर्केशन दिया है 6B में, और 6H में जो हमने रिक्रेडिट लिया था, उसका सम टोटल विल बी अगेन ऑटो पॉपुलेटेड हियर। तो समझे 2A में आपको दिख रहा है 80,000 रुपीज ITC, आपने 6B जो आपके इनपुट का क्रेडिट है, इनपुट सर्विस का, जो आपका नॉर्मल टैक्स पे ने टैक्स पे किया होगा, आपने इनवॉइस सर्विस में क्रेडिट लिया होगा, 6B 6 से जैसे 80,000, तो 80,000 विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। तो 1 लाख इज योर 80,000 इज 2A से 6B and 6A is 1 lakh in my example, तो ये आपका 1 लाख दिखेगा, तो फिगर विल बी -20,000। 8C you need to mention that these are the credits which are pertaining to financial 18-19, but we have taken the credit in the next financial year in 19-20। अगर आपने मार्च 19 तक कोई क्रेडिट, सितंबर 19 तक आपने क्रेडिट लिया है, अप्रैल 19 से सितंबर 19 में जो आपने क्रेडिट लिया है फॉर द फाइनेंशियल 18-19, तो वो फिगर आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करना है। RCM वाला क्रेडिट नहीं, जो नॉर्मल क्रेडिट है, जो आपके पास परचेज इनवॉइस आया, आपके पास टैक्स इनवॉइस आया, उसके बेस में आप क्रेडिट ले रहे हो, दैट नीड टू बी मेंशन्ड हियर। तो मूविंग फॉरवर्ड, माय एग्जांपल से 10,000 इज द अमाउंट ऑफ ITC
जो 18-19 का था आपने 19-20 में लिया है, तो एज पर 2A इज 80,000, मैंने 1 लाख का क्रेडिट लिया है और यहाँ 10,000 आ रहा है, तो माई डिफरेंस विल बी -30,000। तो आई नीड टू रिकंसाइल कौन से ऐसे टैक्स पेयर है जिन्होंने मुझे इनवॉइस तो दिए और अपने GSTR 1 फाइल नहीं किए। तो दिस इज नॉट इन द ऑडिटर स्कोप, बट ऑफ कोर्स इन स्कोप ऑफ द SSC यू नीड टू गाइड कि सर ये आपका ये -30,000 आ रहा है, आप उस सप्लायर को पकड़ो जिन्होंने टैक्स पेमेंट नहीं किया है, बिकॉज सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 एलिजिबिलिटी ऑफ ITC विल कम इनटू पिक्चर कि फॉर टेकिंग द ITC टैक्स मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर इन्होंने GSTR 1 फाइल नहीं किया है तो द मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन विल बी कि उन्हें टैक्स पे नहीं किया। पर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने गलती से B2C में दिखा दिया हो, आपका GSTN अपलोड नहीं किया हो। 30,000 में से 5,000 ऐसा ITC हो सकता है कि उन्होंने आपका GSTN अपलोड नहीं किया, आपको तो टैक्स इनवॉइस दे दिया प्रॉपर, टैक्स इनवॉइस में आपका GSTN नंबर है, तो खुद ने अपने सिस्टम में B2C में डाल दिया। इन दैट केस क्या ITC रिवर्स करना पड़ेगा? तो इस केस में आप एज एन ऑडिटर क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि एटलीस्ट टेक अ लेटर फ्रॉम हिम कि इस इनवॉइस जो मैंने आपको रेज किया था इसमें हमने टैक्स पेमेंट कर दिया है, ड्यू टू क्लरिकल मिस्टेक, ड्यू टू इनएडवर्टेंट मिस्टेक हमने इसको B2C में डाल दिया है, बट वी हैव पेड द टैक्स ऑन दोट इनवॉइस सपोर्टिंग बाय देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट। वो आप सी सर्टिफिकेट ले सकते हो टू प्रूव कि द सप्लायर हैज पेड द टैक्स। mere non-reflection of the amount in GSTR 2A will not tantamount to your reversal if you have sufficient document proof कि yes the supplier has paid the tax to overcome the condition of section 16 subsection 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पर से हमारे एग्जांपल में कंडीशन उल्टा हो, 2 में फिगर 1 लाख है, 6B 6H में 80,000 है और आपने नेक्स्ट ईयर 10,000 लिया है, तो 1 लाख माइनस 80,000 माइनस 10,000, तो 10,000 क्रेडिट फिर भी 2A में दिख रहा है पर आपने क्रेडिट नहीं लिया है, तो ये वो ऐसा क्रेडिट हो सकता है जो अवेलेबल है और आपने लिया नहीं है। 6E में ऐसे क्रेडिट हो सकते हैं जो अवेलेबल और आपने क्रेडिट लिया नहीं है, पर ऐसा हम होने नहीं देंगे एज एन ऑडिटर। हमारे पास तो रास्ते हजार है कैसे उसको करना है, पर अगर है तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 6F will be ITC available but ineligible, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, फूड का क्रेडिट है और 2A में दिख रहा है, आपने GSTN नंबर तो उसको दे दिया पर आपसे क्रेडिट एलिजिबल नहीं हो, तो 6F में आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो जिस टेबल 6A to 6F ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो ऑटो पॉपुलर डेटा है GSTR 2A में यहाँ अलग आ रहा है, आपने जो GSTN सिस्टम से डाउनलोड किया वो अलग आ रहा है, पॉसिबल ऐसा हुआ है सबके साथ, यहाँ फिर अलग है और GSTN डेटा अलग, डेटा ऑटो पॉपुलर है वो अलग है, उसमें क्या करें हम? या हम खुद दूसरे सॉफ्टवेयर से निकलता डेटा अलग आता है, GSTN से निकलता डेटा अलग आता है और 8A में इधर ऑटो पॉपुलर डेटा अलग है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि नो नीड टू फिल द डिटेल्स हियर, इन दैट केस prepare a reconciliation कि as per 2A system generated is this much, our reconciliation is this, and you can upload it along with your GSTR 9C। 9C के साथ अदर डॉक्यूमेंट में आप उसको अपलोड कर सकते हो। दैट रिकंसिलिएशन नीड नॉट टू बी सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमको रिकंसिलिएशन में उसको सर्टिफाई करके नहीं देना है, इट विल बी सर्टिफाइड सेल्फ सर्टिफाइड बाय द क्लाइंट इटसेल्फ, एंड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट यू आर अपलोडिंग इन GSTR along with the GSTR 9C form along with the enclosure, their enclosure। तो इसमें जरूरत नहीं है कि आप यहाँ डेटा फिलअप करो, आप अलग से एक रिकंसिलिएशन चार्ट बना के अपलोड कर सकते हो विद योर GSTR 9C। तो टेबल 8A, B, C, D and E। Moving forward, it is IGST paid on import of goods। अगर आपने इंपोर्ट में जो भी IGST पे किया आप उसको यहाँ दिखाइए और कितना अवेल किया है और यहाँ आप उसको दिखा सकते हैं। इसमें एक क्वेरी रेज हुई थी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स में हमने IGST पे किया समझो 10 लाख रुपीस और उस ईयर में हमने 8 लाख की क्रेडिट लिया, 2 लाख हमने नेक्स्ट ईयर क्रेडिट लिया, तो इधर हम 10 लाख दिखाएंगे और ITC अवेल 8 लाख दिखाएंगे, तो 2 लाख हमने नेक्स्ट ईयर अवेल तो किया है बट देयर इज नो कॉलम टू शो 2 लाख हियर। तो डिपार्टमेंट में प्रिज्यूम कि 2 लाख आपका लैप्स हो गया हो, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपने क्रेडिट इस साल लिया हो कि अगले साल लिया हो, 18-19 में लिया हो कि 19-20 में लिया हो, टोटल क्रेडिट यू कैन मेंशन इन दिस टेबल 8H, आप टोटल मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ फर्दर एनी डिफरेंस है 10 लाख 8 लाख आपने नेक्स्ट ईयर 1 लाख ही लिया, तो 10
और 9 आपने यहाँ दिखाया 8 इस साल में और 1 लाख अगले साल में, तो 10 minus 9 1 lakh will be your difference. It may be the amount available which you have not availed. तो वो आपका 8J में हो जाएगा फिगर। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 gives the data of tax payable and tax paid. Tax payable portion, the column number 2 can be amended, but tax paid through cash 3 या tax paid through ITC 4, 5, 6, 7 they cannot be amended. तो टेबल नंबर 2 ही आप अमेंड कर सकते हो, 3, 4, 5, 6 अमेंड नहीं कर सकते। जैसा मैंने बोला कि योर फिगर इन एनुअल रिटर्न टेबल 4 विल बी एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई अगर आपने मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि सेल ऑफ व्हीकल का क्रेडिट टैक्स पे करना रह गया है या सेल ऑफ फिक्स टैक्स पे करना रह गया है, यू विल मेंशन इन टेबल 4। टेबल 4 में आप मेंशन करोगे योर पेबल अमाउंट वुड इंक्रीज, तो यहाँ पर पेबल विल बी ऑटो पॉपुलेट एज पर 3B। तो बेटर टू अमेंड दिस पेबल पोर्शन, add the payable amount which you ought to be paid and not paid, so payable amount will increase। paid तो auto populated है, 3B में जितना पे किया हो तो उतना ही रहने वाला है। so this payable minus paid you can pay the amount through DRC 03। DRC 03 से आप टैक्स पेमेंट कर सकते हो। of course there is no restriction कि DRC 03 में आप कैश लेजर से ही पेमेंट करो, आप GSTR 3 में आप क्रेडिट से भी पेमेंट कर सकते हो if voluntary are paying, and of course it is tax which is payable on account of your outward supply, then you can of course pay with DRC 03। This was the table 9। if any interest you have paid, you can show here interest and late fee, all this data you can show here। next table 10। this is the most important टेबल पूरे 9C का। जो इम्पोर्टेंट जो टेबल है वो ये है, टेबल 0.5 रो नंबर 10, 11, 12, 13। टेबल नंबर 10 इज कि आपके कोई लाइबिलिटीज जो 18, 19 में रह गए थे और आपने 19, 20 में पे की। 18, 19 का लाइबिलिटी आपने 19, 20 में पे किया, देन यू नीड टू मेंशन द फिगर इन टेबल नंबर 10 कि सर ये मेरा 18, 19 का लाइबिलिटी था तो मैंने मई 19 के 3B में दिखाया, मतलब मई 19 मतलब 19, 20 के 3 में पे किया था, आप उसको फिगर दिखाओ। या आपने कुछ 18, 19 में एक्सेस पे कर दिया था जो आपने 19, 20 में एडजस्ट किया है। 19, 20 में अप टू द मंथ ऑफ सितंबर यू कैन एडजस्ट द अमाउंट व्हिच यू एक्सेस पेड इन फाइनेंशियल ईयर 18, 19, तो दैट फिगर यू कैन मेंशन हियर इजीली कि ये टैक्स जो है मैंने एक्सेस पे कर दिया था 18, 19 में, 19, 20 में हमने उसको एडजस्ट कर दिया है, जब आपने एडजस्ट किया है तो। टेबल नंबर 12 रिलेट्स टू रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अगर कोई आईटीसी आपने अवेल किया है, वो आईटीसी आपने 18, 19 में अवेल किया पर आपको पता चला कि 18, 19 में क्रेडिट लेना ही नहीं था, गलती से आपने क्रेडिट ले लिया, आपने 19, 20 के 3B में उसको रिवर्स कर दिया। 19, 20 के 3B में रिवर्स किया तो दिखाना है आपको, यार DRC 03 से भरा है तो यहाँ फिगर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपने अगर उसको रिवर्स किया, ऐसा हो सकता है कि मार्च 19 का बिल हो, वो 180 दिन पार हो गया, जुलाई 19 तक आपने पेमेंट नहीं किया और आपको जुलाई 19 में रिवर्स करने को आ रहा है, तो वो फिगर यहाँ मेंशन नहीं करना है, बिकॉज योर रिवर्सल इज pertaining to invoice in the financial year 18, 19, but it is not the liability for the financial of 18, 19। तो 19, 20 की liability है ना कि 19, 20 में 180 दिन पार हुआ, तो वो फिगर आपको यहाँ नहीं मेंशन करना है। यहाँ प्योरली वही फिगर मेंशन करने हैं जो 18, 19 के क्रेडिट आपने लिया है और आप उसको उस क्रेडिट के एलिजिबल नहीं थे और आपने 19, 20 में रिवर्स कर दिया, वही आपको फिगर यहाँ मेंशन करना है। सिमिलरली 18, 19 का कुछ क्रेडिट आपका लेना रह गया था जो आपने 19, 20 में क्रेडिट लिया है, वो आप फिगर आईटीसी अवेल्ड में आप दिखा सकते हो। तो ये आपको ये देखना है कि 19, 20 में हमने क्या अमेंडमेंट, क्या फिगर्स, क्या सप्लाई डिक्लेयर किया है, क्या सप्लाई रिड्यूस किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 18, 19 यू कैन मेंशन हियर। दिस इज अप टू योर September 19 रिटर्न। नाउ इफ as per row number 10 and 11, if any tax is paid or if any supply is reduced 10 and 11 में, तो आप उसका फिगर टेबल 14 में दिखा सकते हो। टेबल 14 टेक्स द फिगर इन नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो, मतलब अगर आपने कोई सप्लाईज डिक्लेयर करके अमेंडमेंट करके कोई एक्सेस पेमेंट हो गया था 18, 19 में,
आपने 1920 में उसको एडजस्ट किया है तो फिगर विल बी नेगेटिव, क्योंकि आपने उसको एडजस्ट किया, उसने लायबिलिटी कम की है, तो दैट नेगेटिव फिगर विल बी एक्सेप्टेड इन टेबल 14। तो टेबल 14 में आप नेगेटिव फिगर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। टेबल नंबर 10, 11, 12, 13, उसमें टेबल नंबर 12 and 13 has been optional in this for this financial year also, 18, 19 also, but as per my humble opinion कि वो ऑप्शन आप अवेल नहीं करे और फिगर या प्रॉपर तरीके से मेंशन करे कि कौन से क्रेडिट्स आपने 17, 18 के 18, 19 के 19, 20 में लिए हैं, क्या रिवर्स किए। 15, टेबल नंबर 15 जो कि ऑप्शनल है। टेबल नंबर 15, 16, 17, 18, अब जितने भी टेबल्स GSTR 9 के बाकी है वो ऑप्शनल है, तो आई विल क्विकली गो थ्रू कि अगले साल भी हमें जी सेमिनार रख सके इस टेबल्स के लिए, तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। 15 गिव्स द अदर इंफॉर्मेशन दैट इज फॉर डिमांड विच एनी हैज बीन रेज्ड, हैज बीन कंफर्म, रिफंड आपने कितना क्लेम किया, कितना सैंक्शन हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है, वो डिटेल्स आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं चाहो तो, नहीं तो ये टेबल आपको ऑप्शनल कर दिया गया है। 16 also has been made optional कि जो भी आपने सप्लाई रिसीव किया फ्रॉम कंपोजिशन या 143 के जो जॉब वर्क के जो प्रोविजन उसके हिसाब से कोई डीम्ड सप्लाई होता है, तो ये आपने गुड्स भेजे थे अप्रूवल के लिए, वो अभी तक रिटर्न नहीं हुए, तो वो फिगर आप ABC ऑफ टेबल 13 में दिखा सकते हो। टेबल 17 और 18 इज HSN समरी, इसमें वो इनवर्ट समरी दिखाने थे जो आपके मेजर इनपुट थे, 90% से ऊपर का आपका इनपुट वो था, वो आपको यहाँ मेंशन, मतलब 10 से ज्यादा परसेंट का अगर आपका इनपुट है तो आपको यहाँ मेंशन करना था, बट फॉर द फाइनेंशियल 18-19 दिस हैज आल्सो बीन मेड ऑप्शनल। नाउ सी सम ऑफ द पॉइंट्स, सम ऑफ द थिंग्स कि आपको कौन से फिगर्स कौन से टेबल में डालने चाहिए। सबसे पहला, अभी आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कि if your figure is reported in GSTR 1, आपने GSTR 1 में रिपोर्ट किया था, 3B में आप रिपोर्ट नहीं कर पाए थे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, तो उस फिगर को आप कौन से टेबल में दिखाओगे GSTR 9 के, कौन से टेबल में आप GSTR 9 के फिगर में दिखाओगे। कमलेश भाई टोल्ड कि आप उसको टेबल 4 में दिखाइए। क्लियर, यस, बिल्कुल करेक्ट कि as you have not paid the tax, you can show it table 4, उसके वजह से आपका टेबल 9 में पेबल बढ़ जाएगा, और टेबल 9 में जो पेबल और पेड का डिफरेंस है आप उसको DRC 03 से पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज इफ यू आर नॉट रिपोर्टेड इन GSTR 1, if you are not reported in GSTR 1 but you have reported in GSTR 3B, आपने 3B में रिपोर्ट करके 18-19 में टैक्स तो पे कर दिया, पर वो GSTR 1 में इनवॉइस डालना रह गया, अगेन आपको कहाँ मेंशन करना है। अगेन यस, टेबल 4, इफ योर टैक्स लायबिलिटी हैज नॉट बीन रिपोर्टेड इन GSTR 1 बट हैज बीन रिपोर्टेड इन 3B, आप टेबल 4 में दिखा दीजिए। पे तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो टेबल 9 का आपका पेबल और पेड मैच ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस आने का सवाल नहीं होता। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपने GSTR 1 में 18-19 में रिपोर्ट कर दिया था और GSTR 3B के अगले साल रिपोर्ट किया आपने, 19-20 में आपने रिपोर्ट करके टैक्स पे कर दिया है, तो सिंपल सा जवाब है इसका। अब बता दीजिए कौन से टेबल में इसको दिखाना है कि अगर आपने GSTR 1 में पे कर दिया था। आंसर इज बिल्कुल करेक्ट कि आपको जो है इफ यू आर रिपोर्टेड GSTR 1 एंड अगले साल आपने उसको 3B में दिखाया तो आप उसको टेबल 10 में दिखा सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि GSTR 1 में आपने अगले साल दिखाया 19-20 में, पर आपने 3B में तो 18-19 में दिखाई दिया था। 3B में आपने 18-19 में दिखा दिया था, पर आपने GSTR 1 में आपने अगले साल रिपोर्ट किया, 19-20 में रिपोर्ट किया है, तो इन एनुअल रिटर्न वेयर टू शो दिस फिगर। यस राइट, टेबल 4 में आप दिखा के टर्नओवर मैच कर सकते हो, और पेड पेबल आपका टेबल 9 तो मैच हो ही जाएगा, उसमें कोई आपको इशू नहीं। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट आपने 19-20 में रिपोर्ट किए हैं, GSTR 1 में भी 19-20 में रिपोर्ट किया है, और GSTR 3 में भी 19-20 में रिपोर्ट किया है, तो इस फिगर को हम कहाँ बताएंगे। करेक्ट, एज पर टेबल 10 की दोनों आपने नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट किया है, तो आप उसको टेबल 10 में रिफ्लेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसको जो है कहीं भी रिपोर्ट नहीं किया, 18-19 का GSTR 1 में भी नहीं, एक इनवॉइस रह गया था
ना उसको 18-19 के में रिपोर्ट नहीं किया और 19-20 में भी रिपोर्ट नहीं किया, GSTR 1 में भी नहीं किया, 3B में नहीं किया, तो इस फिगर को कहाँ मेंशन करेंगे हम? टेबल 4 में तो करेंगे, साथ में टेबल 9 में पेबल बढ़ा के DRC 03 से पेमेंट कर देंगे, तो उसमें कोई इशू है नहीं। अगर क्लाइंट पेमेंट नहीं करता तो आपको 9C में इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा इन योर रिकंसिलिएशन पॉइंट। आगे कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो हम डिस्कस कर लेते हैं एनुअल रिटर्न के। से इफ यू हैव रिपोर्टेड एक्सेस इन GSTR 1 बट करेक्टली रिपोर्टेड इन GSTR 3B, GSTR 1 में थोड़ा एक्सेस चला गया था पर आपने 3B में तो उसको बराबर ही रिपोर्ट किया, तो इस केस में व्हाट यू कैन डू, यू कैन रेक्टिफाई द फिगर कि GSTR 1 में तो ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, GSTR 9 में तो यू कैन रेक्टिफाई GSTR 9 टेबल 4, आप सही फिगर जो है वो आप दिखा सकते हो क्योंकि आपने GSTR 3 में तो कलेक्टेड रिपोर्ट किया ही। नेक्स्ट इज इफ योर सप्लाई इज एक्सेस रिपोर्टेड इन GSTR 3B बट करेक्टेड रिपोर्टेड इन GSTR 1, GSTR 1 में तो सही गया था पर GSTR 3B में एक्सेस रिपोर्ट हो गया, तो इस केस में क्या करोगे आप? टेबल नंबर 4 में तो दिखा दोगे कि आपने एक्सेस पेमेंट किया टेबल, इसमें हम ये कर सकते हैं कि भाई इस अमाउंट को आपने एडजस्ट किया अगले साल, या आपने जो एक्सेस पेमेंट कर दिया था, अमित भाई जैसे होशियार चार्टर्ड अकाउंटेंट अगले साल एडजस्ट करवा दिया क्लाइंट को, तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर आपने अगले साल उसको एडजस्ट किया है तो आप उसको दिखाओगे टेबल नंबर 4 में तो आएगा ही क्योंकि आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया। यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट से डाइवर्ट हो रहे टेबल 4 में, देखा टेबल 4 में हम यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट से डेविएट हो रहे हैं, टेबल 4 में हम दिखा रहे हैं ये फिगर क्योंकि हमने ऑलरेडी टैक्स पे ज्यादा किया है, टेबल 4 में फिगर आएगा, टेबल 9 में पेबल में तो रहेगा ही रहेगा, ऑफकोर्स ऑटो पॉपुलेटेड होगा, पेड में ऑटो पॉपुलेट होगा, तो ये फिगर आप टेबल 11 में भी दिखाओगे, 4-9 टेबल 11 में भी फिगर आएगा और साथ ही साथ ये नेगेटिव फिगर टेबल 14 में भी आएगा, तो फिगर 4 जगह आ रहा है आपके, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 9 जो कि ऑटो पॉपुलेट होंगे, उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, टेबल नंबर 11 एंड टेबल नंबर 14 में आप उसको मेंशन कीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनएलिजिबल तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 17.5 का, अगर आप 3B में क्रेडिट लेके रिवर्स किया है तो ही आपको मेंशन करना है, 3B आपने लिया ही नहीं है या आपने इनएलिजिबल में डायरेक्ट 4D2 में दिखाया है तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कैन द प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी रेक्टिफाइड, अगर आपने GSTR 1 में प्लेस ऑफ सप्लाई गलत डाल दिया था तो 9 फाइल करते समय आपको प्लेस ऑफ सप्लाई रेक्टिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस ऑफ कोर्स रेक्टिफिकेशन कैन बी डन। आप GSTR 1 में एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपका सही प्लेस ऑफ सप्लाई है उसके हिसाब से आप फिगर दिखाइए। अगर एक्सेस पेमेंट है तो ऑफ कोर्स यू कैन एडजस्ट और यू कैन क्लेम रिफंड एज पर सेक्शन 77 के हिसाब से आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, पुराना टैक्स वापस पे करके। सम अदर 3-4 पॉइंट्स क्विकली विल गो थ्रू, देखो ऑडिट में चलते हैं। कि सेकंड एक पॉइंट है कि भाई आपने 17-18 का टैक्स जो है 18-19 में के 3B में पे कर दिया था, तो हमने देखा कि आपने 17-18 का टैक्स 18-19 के 3B में पे किया है, तो 18-19 के एनुअल रिटर्न में कहीं वो फिगर आएगा? 17-18 का टैक्स अगर आपने 18-19 में पे किया है तो दैट फिगर विल मेंशन इन टेबल नंबर 18-19 और नॉट? एटीन 19 में उसका फिगर कहीं पर भी नहीं आएगा, बट एज पर ऑडिट आपके वर्किंग पेपर्स होंगे कि भाई आपका जो एक्सेस पेमेंट क्यों आ रहा है, एक्सेस आपने पेड क्यों किया है, पेबल कम होगा पेड ज्यादा होगा क्योंकि आपने 17-18 का टैक्स अगर 18-19 में पे किया है तो आपके टेबल नंबर 19 में पेबल वुड बी लेस बट पेड विल बी मोर। अगर पेड मोर है और पेबल लेस है तो आपको उसका रिकंसिलिएशन अपने पास रखना है, इसी कोई फिगर GSTR 9 में 18-19 के नहीं आएगा। Another point is if for ITC of 17-18 you have availed in 18-19, तो 18-19 के एनुअल रिटर्न में आपको 17-18 का ITC का कोई इफेक्ट नहीं देना है, बिकॉज आपने 17-18 के एनुअल रिटर्न में तो दिखा दिया आपने अगले साल क्रेडिट लिया है, तो ये फिगर 18-19 के GSTR एनुअल रिटर्न में कहीं पर भी ये फिगर नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपने सिमिलरली अगर अवेलमेंट का फिगर नहीं दे रहे हो तो रिवर्सल का फिगर भी आप कहीं पर भी नहीं दोगे, एनुअल रिटर्न में नहीं दोगे, और वर्किंग पेपर्स वुड कंटेन द डिटेल्स बट इन एनुअल रिटर्न देयर इज नो कॉलम टू मेंशन दिस डिटेल।
लास्टली कि आरसीएल की लाइबिलिटी अगर आपने 17, 18 की 18, 19 में पे की है तो इसकी डिटेल भी आपको टेबल नंबर 4 में मेंशन नहीं करनी है। तो टेबल नंबर 9 में आपका ऑटोमेटिकली पेड ज्यादा होगा, पेबल कम होगा, उसका वर्किंग आपको पास रखना है। तो ये 4 चीजें जो 17, 18 से रिलेटेड है, जो आपने 18, 19 में किया होगा, इसकी इफेक्ट एनुअल रिटर्न पे कहीं पर भी नहीं आ रही है। फॉर योर ओन रिकंसिलेशन पर्पस you can keep in your own books of accounts, but no need to mention the details in 18, 19 GSTR 3B. क्लियर? तो हम अभी आगे बढ़ते ऑडिट के तरफ, बड़े ऑडिट की तरफ की एनी क्वेरीज की हम 2 मिनट रुकते हैं यहाँ पर। क्वेरीज देखते थे सर। Yeah, 5 minutes we can take queries and then we can no move problem. forward. Members may ask questions. सर एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि अगर जो प्रोप्राइटर फर्म है उसकी डेथ हो चुकी है तो उसका ऑडिट और एनुअल रिटर्न के लिए अभी लीगल हेल्प कोई नहीं है इंडिया में, तो उस केस में एनुअल रिटर्न और ऑडिट कैसे होगा? तो अगर प्रोप्राइटर का डेथ हो चुका है तो लीगल इंडिया में कोई नहीं, पर इंडिया के बाहर तो है ना, इंडिया के बाहर है ना गए तो यू कैन टेक द अथॉरिटी फ्रॉम हिम एंड डू द ऑडिट। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि उसका इंडिया में होना चाहिए, आप बिल्कुल उसका नहीं सर, इंडिया में वो मैनेजर के तौर पे अपॉइंट कर सकता है क्या किसी और को? ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कैन बी लीगल हेल्प फिर ओके, authorized the legal hire is now legal help will legal hire of authorize. the business, so he can mention an authorized signatory in India and audit can be concluded. इसमें अगर उसको लीगल हायर होता तो इस पे एक सवाल और आता कि उसका क्रेडिट कैसे ट्रांसफर करें या बिजनेस कैसे हम नई जीएसटी में ट्रांसफर करें। उसके लिए आईटीसी 02 जो भी लाइबिलिटीज एसेट है आप नए फॉर्म में ट्रांसफर करके आप बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसमें आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। वो ट्रांसफर में ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न इज एग्जम्प्टेड। बाकी तो सर कोई क्वेरी आई नहीं है, तो शैल वी कंटिन्यू? क्वेरी नहीं आए तो उसका 2 चीज हो सकता है, या तो सबको सब समझ में आ गया, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, या किसी को कुछ समझ में नहीं आया। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी विल नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर ऑडिट। 5:20 हो गया, आई विल क्विकली 30 मिनट्स में इसको हम करते हैं समरी में। ऑडिट जीएसटीआर 9C। तो जब स्टार्टिंग में ऑडिट आया था तो एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज एंथुसियास्टिक कि ऑडिट हम करेंगे, जीएसटी ऑडिट आएगा, आवर रेवेन्यू विल इंक्रीज। पर जब ऑडिट फॉर्म आया तो एक बार सबको धक्का लगा कि ये क्या है, ये ऑडिट कैसे करेंगे, इसमें कितनी टेक्निकलिटीज और कितना इशू है। तो उसको ईज आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर दिया था 3 जुलाई 2019 को। उसमें गवर्नमेंट एज पर द गवर्नमेंट प्रेस रिलीज दे हैव said that the purpose of chartered accountant audit is limited to reconciliation statement. It is limited to reconciliation statement ही उसको लिमिट किया है, not going beyond reconciliation statement. But that was merely a press release. अभी हम देखते हैं ऑडिट जो एज पर जीएसटी लॉ डिफाइन किया इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 audit, it means examination of the records, the returns and other documents maintained or furnished by the registered person under this act or rules thereunder or under any other law for the time being in force. So books of accounts which have been maintained and furnished as per this act, the CGST Act and the other act. As per CGST Act, the books of accounts needs to be maintained as per section 35 subsection 1 and as per rule 56. Books of accounts जो आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, it includes, as I told earlier, your inward register, your input tax credit register, your stock register, your outward supply register, which is a bit different from your purchase and sale register. इसमें पूरा स्टॉक वाइज डिटेल रहता है कि क्या क्या गुड्स आपने परचेज किया है, क्या क्या आपके स्टॉक में आया है, कितना आपके प्रोडक्शन में इश्यू हुआ है, कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है, कितना आपने सेल किया है। तो प्रॉपर डिटेल एज पर द जीएसटी रिकॉर्ड नीड आल्सो बी एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर।
ऐसा नहीं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर में आपका परचेज रजिस्टर में कोई क्रेडिट आ गया है वो आपको मिल जाएगा। यू नीड टू चेक कि वो गुड सही में रिसीव हुआ कि नहीं हुआ है, और वो गुड सही में रिसीव हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करने के लिए आपको आपका सिक्योरिटी गेट रजिस्टर चेक करना पड़ेगा कि वेदर इन सिक्योरिटी गेट रजिस्टर it has been entered by that security officer at that particular time. Secondly, in addition to your purchase register, whether the amount has been mentioned in the stock register maintained by the storekeeper. तो storekeeper अपना रजिस्टर मेंटेन करता है, गुड्स आया है मेरे पास तो उसने उस बिल को रिकॉर्ड किया है स्टोर रजिस्टर में, क्या स्टोर रजिस्टर ने उसको कंजम्पशन के टाइम इशू करते वक्त इशू किया है प्रॉपर्ली और नॉट। So these all are the basic documents that the GST department will say during the audit या प्रूफ करने के लिए आपको गुड्स एक्चुअल रिसीव हुआ है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको एग्जामिन करने हैं। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स in addition to your general purpose accounting books you maintain. This needs to be seen, and on examination of this document has to be seen to verify the correctness of turnover declared, the taxes which has been properly paid, आरसीएम को जो लायबिलिटी था वो प्रॉपर्ली पे हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं कोई एडवोकेट का बिल रह गया हो टैक्स पेमेंट करने के लिए, या कोई जीटीए का टैक्स था वो रह गया हो, तो आपको देखना है कि प्रॉपर टैक्सेस हैज बीन पेड, रिफंड विच दे हैव क्लेम्ड इज प्रॉपर और नॉट। रिफंड एप्लीकेशंस के हिसाब से जो उन्होंने रिफंड क्लेम किया प्रॉपर है कि नहीं वो भी आपको चेक करना है। आईटीसी क्रेडिट अवेल्ड, आईटीसी ऑफकोर्स कोई इलिजिबल क्रेडिट तो नहीं ले लिया है, कोई उन्होंने दिवाली के टाइम पे फूड वो ड्राई फ्रूट्स परचेज किए थे जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका क्रेडिट तो नहीं ले लिया, डेट इज नॉट एलिजिबल। तो आपको वो चेक करना है। कोई मोटर व्हीकल खरीदा, कोई व्हीकल खरीदा और दैट व्हीकल इज नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग द क्रेडिट, आपने उसका क्रेडिट ले लिया तो नहीं ले लिया है, तो सेस का क्रेडिट तो नहीं लिया, आपके आउटवर्ड में सेस है नहीं, आपने सेस का क्रेडिट अवेल कर लिया है। तो ये सब चीजें आपको ऑडिट के दौरान चेक करना है। So it is in addition to the reconciliation. As per section 2 subsection 13. So as per my view कि आपको सब कुछ चेक करना है और ऑडिट इज नॉट ओनली लिमिटेड टिल रिकंसिलिएशन। ये सब चीजें आप बिल्कुल इसको चेक कीजिए डिटेल में, बिकॉज ऑडिट मीन्स टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड, वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम, आईटीसी अवेल्ड एंड अदर प्रोविजन। अदर मतलब आईटीसी 4 का आपने प्रोविजन कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। Of course, ITC 4 has been waived for financial 18-19 also in addition to 17-18. But continuing from 19-20, such compliance need to be done. For financial year 18-19, one more additional checking would be e-way bill. April 18 से e-way bill was implemented, e-way bill लागू हो गया था। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई जो इनवॉइसेस आउटवर्ड सप्लाई है जिसमें e-way bill बनाने की जरूरत थी, जो आपके 50,000 से ऊपर के वैल्यू के थे, तो आउटसाइड योर म्युनिसिपल लिमिट गुड्स मूव हो रहे थे, तो ई-वे बिल प्रॉपर बना है कि नहीं बना है। इट इज इन द स्कोप ऑफ ऑडिटर टू वेरीफाई कि ई-वे बिल प्रोविजन हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट। सो ऑडिट इज नॉट merely a reconciliation statement, it is far more than the reconciliation statement to verify correctness and to verify that proper books of accounts has been maintained or not by the SSC. The enabling provision for conducting audit is of course section 44 subsection 2, this is section 35 and rule 80. 44 subsection 2 simply says कि अगर आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है as per section 35 subsection 5, तो आप आपके एनुअल रिटर्न के साथ एक ऑडिट रिपोर्ट और एक ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और क्या अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। बेसिकली ये चार चीजें अदर डॉक्यूमेंट्स आप जो है एनुअल रिटर्न के साथ अपलोड करो if you are required to get your accounts audited as per section 35 subsection 5. Section 35 subsection 5 says कि every registered person whose turnover is above a prescribed limit, a prescribed turnover limit से ऊपर है, तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से आप जो है अपने ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, अपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अदर डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। एंड रूल 80 सब रूल 3 गिव अस द limit of 2 crore for financial year 18-19. This 2 crore limit has been increased to 5 crore. 18-19 के लिए सिर्फ एक ही साल के लिए 5 crore कर दिया, अब 2 से 5 crore टर्नओवर वालों के लिए it is optional. So they need to reconcile the figure and submit the details in GSTR 9C. 9C का फॉर्म्स हम फटाफट देख लेते हैं।
GSTR 9C, it is basic financial 1819, your GSTN number, legal name, trade name. Are you liable for audit or any other act, income tax act, companies act या cooperative society, उसके act में अगर आपने audit liable थे तो आप उसको yes कीजिए. The basic table is the reconciliation statement, reconciliation with your annual return. तो आपके जो annual return में जो figure आया है वहां तक हमको पहुंचना है with your books of account, your audited turnover. इसमें दो सवाल. पहला कि हम अपने इनकम टैक्स के ऑडिट रिपोर्ट से टर्नओवर लेते हैं, वेदर वी नीड टू टेक ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या ओनली बेसिक सेल्स फिगर या बेसिक आउटवर्ड सप्लाई फिगर, या इट मस्ट बी इंक्लूडिंग द अदर इनकम. अदर इनकम भी ऐड करके आप टोटल फिगर लेते हो. अदर इनकम से इंटरेस्ट इनकम कुछ हो रहा है या कोई ड्रॉबैक इनकम है, कोई गवर्नमेंट के स्कीम को इनकम है, अदर इनकम आपका है, उसको भी ऐड करके फिगर दिखाना है कि merely taking your operating income, income from operation would suffice. As for my opinion, आप total income लीजिए, other income भी add कीजिए, because उससे आपको पता चलेगा other income में ऐसा कोई income छुपा हुआ तो नहीं इसमें टैक्स लगेगा. Example, देखो एक SSC है, उसका कोई छोटा सा commercial property से rent आ रहा है, पर्सनल नाम से प्रॉपर्टी है, उसका रेंट उसको आ रहा है, तो यू आर लायबल फॉर GST. ऑफ कोर्स इट इज अदर इनकम इन एडिशन टू योर बिजनेस इनकम, इसलिए बेटर टू इंक्लूड अदर इनकम. सेकेंड इशू इज इन केस ऑफ मल्टी GSTN, ऑफ कोर्स वी कांट एक्सपेक्ट एन इनकम टैक्स ऑडिटर टू डू कंडक्ट ऑडिट और गिव यू ऑडिट रिपोर्ट GSTN वाइज, वो तो टोटल पैन बेस्ड ऑडिट रिपोर्ट देगा. तो इन केस ऑफ मल्टी GSTN एज एन ऑडिटर वी शुड टेक स्टेट वाइज या GSTN वाइज ट्रायल बैलेंस शीट, GSTN वाइज profit and loss account, so that we can rely upon. Of course, that document should be self-certified by the SSC themselves. तो आप वो as per books of account का figure लीजिए as per trial balance sheet in case of multi GSTN, and in case of single SSC having single GSTN, total income including the other income need to be taken in 5A. Table 5B to 5O or 5N. Table 5B to 5N is the adjustment which you need to make for reaching from your audited financial statement to your GSTN turnover, from your turnover which you declared in GSTR 9. वो पहुंचने के लिए जो आपको एडजस्टमेंट करने हैं वो आपको 5B से 5O के बीच में करना है. तो क्या क्या एडजस्टमेंट है जो गवर्नमेंट फोर्स करती है वो हम देखते हैं. पहला है अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ऐसा हो सकता है कि भाई 18-19 के ओपनिंग में कोई ऐसे रेवेन्यू खड़े हुए 17-18 में आपने इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसको रेवेन्यू तो कर दिया था, पार्शियल रेवेन्यू तो आपने उसको बुक कर दिया था, आपने इनवॉइस रेज नहीं किया था. तो फॉर दोज रेवेन्यू विच वाज अनबिल्ड एज ऑन 1/4/2018 एंड विच वर बिल्ड इन द फाइनेंशियल 18-19 आपको यहाँ मेंशन करना है. ओपनिंग में अनबिल्ड है, आपने उसको बिल ही नहीं किया है, अनबिल्ड रह गया हो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, तो वो H में 5H में लेस हो जाएगा. अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और बाद में लेस हो जाएगा. तो आप अनबिल्ड रेवेन्यू ऐड कीजिए और जो लास्ट में रह गया एज ऑन March 19 में आप उसको 5H में लेस कर सकते हो. सेकेंड इज 5C is the unadjusted advances. These are the advances on which tax has been paid and remain unadjusted. जिस एडवांस में टैक्स पे नहीं करना था, एज आई डिस्कस अर्लियर, उसको उस फिगर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है. मतलब सर्विस का कोई एडवांस है आपको 18-19 में रिसीव हुआ है, उस एडवांस से आपने टैक्स पेमेंट कर दिया पर इनवॉइस रेज नहीं किया एज ऑन 31 March 19, वो इनवॉइस आपको यहाँ मेंशन करना है. 5D is deemed supply. शेड्यूल 1 के सप्लाई, शेड्यूल 1 के सप्लाई मतलब आपने आपके डिस्टिंक्ट एंटिटी को सप्लाई किया. अगर आप रजिस्टर्ड हो गुजरात में भी, गुजरात हो रजिस्टर्ड हो महाराष्ट्र में भी, आपने गुजरात से महाराष्ट्र में जो स्टॉक ट्रांसफर किया है उसका टर्नओवर तो आपके इनकम टैक्स में ऐड नहीं होगा. पर अंडर GST एज पर शेड्यूल 1 इट इज डीम्ड सप्लाई. तो ऑफ कोर्स फॉर रीचिंग फ्रॉम योर इनकम टैक्स टर्नओवर टू GST टर्नओवर, दैट सप्लाई नीड टू बी एडेड. उसका आपने टैक्स पे किया ही होगा ऑफ कोर्स, तो आपको ऐड करना है डीम्ड सप्लाई के टर्नओवर. क्रेडिट नोट एंड ट्रेड डिस्काउंट. अगर ऐसे कोई क्रेडिट नोट, ऐसे कोई ट्रेड डिस्काउंट आपने इशू किए, जो ट्रेड डिस्काउंट, जो क्रेडिट नोट GST में परमिसेबल नहीं है,
या आपने समझो आफ्टर सेल डिस्काउंट दिया, आफ्टर सेल डिस्काउंट दिया, दैट इज नॉट एज पर सेक्शन 15 पॉसिबल कि आपके पास अग्रीमेंट नहीं था राइटिंग में, या उसने डेबिट नोट नहीं दिया है, या दिस डिस्काउंट वाज नॉट अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल, द रिसीवर हैज नॉट रिवर्स द ITC which he has originally taken in your tax invoice। तो वो उस केस में आप जो है टैक्स डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकते। तो वो टैक्स डिस्काउंट आपने इनकम टैक्स से तो लेस कर ही दिया होगा, GSTN तक पहुंचने के लिए वो फिगर आपको एड बैक करना पड़ेगा कि दैट डिस्काउंट वाज नॉट एडमिसिबल अंडर GST, तो वो आप ऐड कीजिए। अप्रैल टू जून का टर्नओवर तो चलो इस साल 18-19 इज नॉट रिलेवेंट। H is unbilled revenue, we have already discussed. Unadjusted advances at the beginning of the financial year, beginning of the financial में ऐसा कोई एडवांस है जिसमें ऑलरेडी आपने लास्ट ईयर टैक्स पे कर चुके होंगे, तो ऑफकोर्स आपको वो जो है लेस करना रहेगा। पर अगर आपने उसमें टर्नओवर में नहीं लिया है, ऊपर टर्नओवर में ही नहीं लिया है, तो उसमें लेस करने की जरूरत भी नहीं, इस साल आपने टैक्स पे नहीं किया होगा। पर अगर आपने टोटल एडवांस ऊपर दिखाया है 5C में, अगर आपने टोटल एडवांस दिखाया है, अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपने टोटल ऐड किया है, तो आपको लेस करना है। तो आपने उतना एडवांस यहाँ दिखा रहे हो जिस एडवांस का आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया है, अगर वही दिखा रहे हो तो सिर्फ डिफरेंस दिखाने से भी इट वुड सफाइस, नो नॉट एन इशू। नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड बाय SEZ टू DTA। अगर SEZ से DTA में सप्लाई होता है, दैट इज इम्पोर्ट, नथिंग टू डू विद GST, तो वो आप लेस कर सकते हो। टर्नओवर फॉर द पीरियड ऑफ कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम के लिए अगर आप एक SSC 18-19 में कुछ पीरियड के लिए कंपोजिशन था, बाद में रेगुलर बन गया, तो कंपोजिशन पार्ट तो 9 में तो डील होगा नहीं, GST 9 में उनके लिए तो अलग एनुअल रिटर्न है 9 है, तो उस केस में उस पीरियड का टर्नओवर जिसके लिए आपने 9A फाइल किया है, 9 फाइल नहीं किया है, वो आप यहाँ लेस कर दीजिए। एडजस्टमेंट टर्नओवर अंडर सेक्शन 15, सेक्शन 15 के अंदर समझो कोई रिइंबर्समेंट है, कोई अदर टैक्सेस है, आपने उसको रिइंबर्समेंट लिया है, तो अदर टैक्सेस नीड टू बी एडेड इन वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 15। पर इनकम टैक्स में आपने उसको रिइंबर्समेंट में डाल दिया होगा, टर्नओवर में ऐड नहीं किया होगा, तो वो अमाउंट आपको एड बैक करना है GST तक पहुंचने में। एडजस्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, आपने एक बार इनवॉइस रेज कर दिया एक्सपोर्ट का, उसमें आपने टैक्स पे कर दिया, आपने अगर LUT किया है, वो इनवॉइस भी आपने GST में डाला होगा, कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आया होगा, कोई उसमें आपको इनकम होगी अदर इनकम, तो वो आपने GST में तो ऐड किया नहीं होगा नॉर्मल रिटर्न फाइल करते समय, तो GST तक पहुंचने के लिए वो अमाउंट आप जो है ऐड या रिड्यूस अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा इन सब एडजस्टमेंट्स के अलावा कोई एडजस्टमेंट रह गया हो, दैट कैन बी डन इन 5O। एडजस्टमेंट रह गया हो कौन से हो सकते हैं? सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट किया होगा तो इनकम टैक्स में टर्नओवर में तो ऐड हुआ नहीं होगा, इनकम टैक्स में टर्नओवर में तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही गया होगा। तो अगर मशीन आपने पूरा सेल किया है तो ऑन दैट एंटायर कंसिडरेशन GST नीड्स टू बी डिस्चार्ज, तो दैट फिगर नीड्स टू बी एडेड। सेकेंडली फिगर जो आपको यहाँ ऐड करना पड़े कि समझो आपने परचेज रिटर्न को सेल दिखा दिया हो GSTN में, if your purchase return has been treated as sale in GSTN, इनकम टैक्स में तो परचेज रिटर्न तो परचेज लेजर में लेस होगा, पर GSTN में अगर आपने उसको सेल दिखाया है तो GST तक पहुंचने के लिए वो फिगर आपको ऐड करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो इफ परचेज रिटर्न हैज बीन ट्रीटेड एज सेल, उसको ऐड करो। उल्टा सेल्स रिटर्न आपने परचेज दिखा दिया हो तो इनकम टैक्स में तो सेल्स रिटर्न सेल में से लेस हो गया होगा, यहाँ पे उसको परचेज दिखाया है। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसाइलिंग द फिगर यू नीड टू अगेन डू एडजस्टमेंट हियर। So loss on sale of fixed asset, profit on sale of fixed asset, entire consideration of value of fixed asset, you need to mention here. जो sales return आपने purchase में दिखा दिया, purchase return sales में दिखा दिया है. These are transactions which are not specified here, but you can mention in 5O. For the financial 18-19, the government is telling कि भैया आपको अगर ये differentiation समझ में नहीं आ रहा, अगर आप B से N तक नहीं कर सकते हो तो सारा एडजस्टमेंट O में दिखा दो। फिर ऑडिट का क्या मतलब? फिर आप ऑडिट ही कर रहे हो, सारा फिगर O में दिखाना, तो डिफरेंस आ रहा है धार करके O में दिखा दो। तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। जो एडजस्टमेंट है वो दो, क्योंकि आज नहीं तो कल जब डिपार्टमेंट ऑडिट करने आएगा तो डेविड आज कि आपने जो एडजस्टमेंट्स किए 5 क्या किया, आप डिटेल दो। तो बेटर नॉट टू गो मेंशन दिस एडजस्टमेंट फिगर जो आपने 5O में मेंशन कर रहे हो,
you mentioned this complete figure, the reasoning in table number 6 कि आपने 5O में जो एडजस्टमेंट किया वो क्या किया है टेबल नंबर 6 में आप दिखे भले टेबल नंबर 6 is for unreconciled turnover but at least you can mention the details कि 5O में आपने अदर एडजस्टमेंट क्या किया है for greater transparency क्योंकि for financial year 18-19 you will file the return in September 20 audit can be conducted up to 5 years September 25 आपको याद नहीं रहेगा कि 3 साल बाद आपने एडजस्टमेंट क्या किया था तो बेटर यू कैन मेंशन दिस फिगर्स इन टेबल 6 के एडजस्टमेंट्स में क्या किया है बिकॉज सीधी सी बात है आप ऑडिट कर रहे हो तो अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर तो कुछ रहेगा ही नहीं ना अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर रहेगा उसका रीजन टेबल 6 में मांगेंगे उसका रीजन पता होगा तो अनरिकंसाइल्ड क्यों रहेगा तो टेबल 7 में आप रीजन दोगे तो इसका मतलब आपने उसको रिकंसाइल किया है वरना इट वुड नॉट बी अनरिकंसाइल्ड इन 7 नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम टेबल नंबर 5 6 is for reasoning for unreconciled turnover टेबल नंबर 7 is for turnover on which you have not paid the tax तो आपका जब टोटल टर्नओवर आया आपके इनकम टैक्स से उससे आप टोटल टर्नओवर पहुंच गए आपके एनुअल रिटर्न के टर्नओवर को उसमें से आप रिड्यूस कर दो योर एग्जेम्प्टेड टर्नओवर नील रेटेड टर्नओवर और नॉन जीएसटी सप्लाई टर्नओवर जो आपने टेबल नंबर 5 ऑफ एनुअल रिटर्न में दिखाया है वो फिगर यहाँ आ जाएगा या सप्लाई ऑन विच और जीरो रेट सप्लाई ऑन विच यू हैव नॉट पेड टैक्स विदाउट सप्लाई या योर सप्लाई ऑन विच यू हैव नॉट पेड द टैक्स योर रिसिपिएंट हैज टैक्स पेड ये सब सप्लाई आप लेस कर दोगे देन इट विल बी योर टैक्सेबल supply the amount on which you have paid tax under forward charge 7 में that figure would be there 8 में if there is unreconciled turnover regarding this you can mention in 8 not an issue तो normally जो आपके टेबल 6 में unreconciled का रीजन रहेगा सेम जो है नॉर्मली 7 में भी आ जाता है 9 is the most important table जो 9 आपको पूरा पिक्चर देता है कि आपकी कितनी लायबिलिटी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी एज एन ऑडिटर आपने देखा कि आपके आउटवर्ड सप्लाईज जो कि रेट वाइज लायबिलिटी दिस इज कंपलसरी है टेबल नंबर 9 इज कंपलसरी इट इज नॉट मेड ऑप्शनल ये इंपॉर्टेंट टेबल है आपके 9C का कि आपके आउटवर्ड सप्लाई में 5% में कितने प्रोडक्ट्स थे 12 में कितने 18 में कितने 28 में कितने या बाकी रेट्स में कितने सिमिलरली आपके आरसीएम में एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट as per your books of account in the financial 18-19 जो आपके liabilities थे वो आपको यहाँ मेंशन करना है इसमें चलो आप liabilities टैक्स का तो मेंशन कर दोगे इंटरेस्ट का भी मेंशन कर दोगे इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी क्योंकि इंटरेस्ट नाउ हैज बीन क्लैरिफाइड इट हैज टू बी ऑन योर नेट लायबिलिटी नॉट ऑन ग्रॉस लायबिलिटी उसको आप कंप्यूट कर दोगे पेनल्टी क्या हम एज एन ऑडिटर को पेनल्टी बता सकते हैं वी आर नॉट एडवाइज टू स्टेप इनटू शूज ऑफ एन एजुकेटिंग अथॉरिटी एंड टेस्ट ये पेनल्टी आप एसएससी को भरना है So penalty, no need to mention any penalty. Any other liability can mention here. So these are table number 9P will be 9A to 9O. The total amount will be 9P. The total amount payable as a books of account. जो आपने टैक्स पे किया है इन टेबल नंबर 9 ऑफ GSTR 9 में हमने देखा था जो आपने टैक्स पेबल का जो कॉलम था that will be auto populated here. कि टैक्स आपको इतना पे करना है बुक्स ऑफ अकाउंट आपने इतना पे किया है इसके जो अनरिकंसाइल्ड है उसका आपको प्रॉपर रीजन टेबल नंबर 10 में देना नॉर्मली इसमें अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर में प्रैक्टिकली क्या आ रहा है समझो इन एक्स मंथ इन जीएसटीआर 18-19 कोई साल में आपने आईटीसी अवेल किया और आईटीसी आपने अवेल से ज्यादा रिवर्स कर दिया उस साल उस मंथ के से आपने मई 18 में आपने 10,000 क्रेडिट अवेल किया पर मई 18 में आपने 12,000 रिवर्स कर दिया तो -2,000 हो गया तो दैट -2,000 विल कम एज अ रिकंसाइल्ड पेमेंट हियर तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि उस मंथ में ये माइनस में आ रहा था इसलिए यहाँ पर अनरिकंसाइल्ड आ रहा है बट दैट टैक्स हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ इन दैट पर्टिकुलर मंथ ओनली देयर इज नो एडिशनल लायबिलिटी इन दिस वो फिगर यहाँ पर आ जाएंगे सेकंड फिगर कुछ आरसीएम के टैक्स लायबिलिटीज आपके रह गए हो क्योंकि आरसीएम का आपने 18-19 में नहीं दिखाया है 19-20 में वो आपके अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर में यहाँ आ जाएगा अदर वुड बी which we have discussed the amount pertaining to 17-18
which has been reflected in 1819 and not forming part of 1819 annual return anywhere, that would be unreconciled table. आपने ज्यादा पे किया तो क्यों किया है, वो फिगर्स आपको यहाँ रीजनिंग के साथ देना. टेबल नंबर 10 will be the reasoning. 11 is additional liability. अगर आपने जो टेबल नंबर 6 में हमने देखा आपने रिकंसाइल किया, 8 पर रिकंसाइल किया, उससे कोई एडिशनल लाइबिलिटी आती है तो आप उसको यहाँ दिखाइए. टेबल नंबर 12 इज रिलेटिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो आईटीसी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से आप हिसाब से आपने अवेल किया है, दैट विल बी 12A. B and C is ITC booked in the earlier financial year but claimed in this current year. मतलब 17-18 का कुछ लाइबिलिटी अगर आपने 18-19 में अवेल किया तो आप यहाँ दिखाइए. कोई आपने 18-19 का लाइबिलिटी 19-20 में दिया है तो आप यहाँ उसको रिड्यूस कर सकते हैं टू मैच विद द बुक्स ऑफ अकाउंट. अगेन हियर टेबल नंबर 12 B and C has been made optional. 12B और C ऑप्शनल उन्होंने कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19. So this has been made optional. If again any reconcile between your books of account, between your annual return, reasoning has to be given in serial number 13. 14 table. This again has been made optional in 17-18 and 18-19. जो बेसिकली इसमें वही एक्सपेंस के डिटेल डालने थे जिसमें आपने क्रेडिट लिए थे. अब आप सीरियल नंबर सी देखोगे, पावर एंड फ्यूल, उसमें तो टैक्स लगता ही नहीं है, तो वो फिगर गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं था उसको यहाँ लेने का. बट फॉर द फाइनेंशियल 18-19 दिस टेबल 14 हैज बीन मेड ऑप्शनल. सिस्टम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, अभी आपके 18-19 के लिए ऑप्शनल है, तो ये फिगर आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है. 16 इज अगेन अगर कोई अनरिकंसिलिएशन होता है 13 और 15 की वजह से तो आप उसको यहाँ दिखा सकते हो. एंड अगेन लास्टली द ऑडिटर रिकमेंडेशन. दिस वाज द पार्ट ए ऑफ योर रिटर्न. Second, if we will see part B, it is certification. Part B is certification. Part B में भी दो part है, part 1 and part 2. Part 1 is if you are the income tax auditor and the GST auditor, then you can fill part 1 serial number of B. And if you are only the GST auditor and not the income tax auditor, तो आप 2 में fill up करना चाहिए. Normally if your income tax auditor has audited your books of accounts, you can start reconciling with your balance sheet and P&L. If your auditor is different, then in part 2 your liability reduces drastically, as your liability is to just reconcile with your audited financial statement and your GST. But if you are both, you are income tax auditor as well as GST auditor, then your liability increases as you need to reconcile that your books of accounts is also tallied with your financial statement. तो एक एडिशनल बर्डन ये आता है कि आपको ये चेक करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड रिपोर्ट जो बने हैं वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से भी प्रॉपर तरीके से आया कि नहीं आया. It is an additional liability which has been conferred on those auditors which is doing both income tax as well as GST. So practically, if the professional brothers can कि चलो मेरे clients का audit GST का आप कर लो, आपका हम कर लेते. If such kind of arrangement can be done, then much of the liability is reduced, as now the purpose for GST audit is just to reconcile your income tax audit report with your GST return. तो एक लाइबिलिटी एक बर्डन वहां आपका बिल्कुल कम होता है उस केस में. एंड एज यू ऑल नो इनिशियली व्हेन पार्ट बी वाज इंट्रोड्यूस्ड इट वाज ट्रू एंड करेक्ट कि ट्रू एंड करेक्ट रिक्वायर्ड मोर देन 80%, मोर देन 90% एक्यूरेसी. फिर आपका टेस्ट चेक नहीं चलता, वहां डिटेल चेकिंग चाहिए होता है. बट नाउ इट हैज बीन अमेंडेड आफ्टर मच रिप्रेजेंटेशन बाय द ICAI और इट हैज बीन गिवन ट्रू एंड फेयर. नाउ बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, proper test check with proper audit evidence needs to be done. In addition, with the reconciliation statement, it is always advisable to take proper management representation, because there are some things, some limitation of an auditor. An auditor cannot question the valuation easily. कि अगर आपने कोई मोबाइल 40,000 में सेल किया है, बुक्स में 40,000 रिकॉर्डेड, तो वही है. तो based on this
fine point of representation letter must be taken from the SSC. The format, the details of representation letter has been very well given the technical guide of GST audit which has been issued by ICAI. Either technical guide issued तो बहुत अच्छा management representation proper दिया है. Here is specifying the management representation. Also properly take your appointment letter by a proper board resolution. Of course हर साल जरूरी नहीं है. You can take for 5 years इस income tax में लेते हो as required by the Companies Act. Second, mention your risk in a paper. Mention your acceptance letter to the client that audit being a nature of test check has inherent limitations of audit. Keeping in your mind those guidelines, an audit must be conducted by a GST auditor. Now I shall conclude the seminar, conclude my presentation and go on one query which I mentioned given by Mr. Yatin. Shall I proceed with the query? Yes, sir. Query which is given: if a cooperative society has a rent and maintenance income of 10 lakhs and the bank interest of 11 lakhs, whether the same is liable for GST. Say for the, as advanced ruling also recently came of Gujarat Advanced Ruling Authority, the exempted income has to be added for the purpose of aggregate turnover, because aggregate turnover tells exempted income needs to be added, and interest income has been exempted by notification 12/2017. So I am afraid, yes, interest income needs to be added for purpose of aggregate turnover. It is total 21 lakhs. If it is cooperative housing society, then of course the limit of 7,500 per month per member can be taken. Otherwise, you will be liable if amount is more than 7,500 per member per flat. If an individual is having a house rent income of 4 lakh, a bank interest of 8 lakh, FD interest of 8 lakh, so again 20 lakh. If total is 20 lakhs, house rent is exempted 4 lakhs, FD interest 8 lakh exempted, PPF 8 lakh exempted, total is 20 lakhs. Complete exempted, then why you require GST number? If your exempted turnover is about 20 lakhs, there is no GST number. Section 23 clearly says if you are dealing in totally exempted work, no need of any no need of GST registration. It also says if you are dealing in such goods, such services on which the service recipient needs to pay tax wholly. Say for example, an advocate, they don't need GST number. क्योंकि उनको पूरा उनके इनकम पे रिसिपिएंट को टैक्स पे करना, आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है. Now I open the forum for additional questions if any. So 10 minutes is there, we can take some questions for 9 and 9C. सर एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि वो ITC 02 के रिलेटेड है. If there is no ITC to transfer in case of deceased, then ITC 02 need to be filed? No, if ITC 02 is to file only in case ITC is required to be transferred. If in case of disease no ITC transfer, then you can of course surrender that GST number and then file the GSTR 10 final return and get the things shut down there, and the new company can start. No need to file GSTR. Okay. Next one, sir, is for service provided in foreign country, whether GST to be paid as import of services? For services which are provided in foreign country, if place of supply as per section 13 of IGST Act fall outside India, if you are receiving your remittance, receiving your amount in a foreign convertible currency, then there is no need of payment of tax on that outward supplies, provided you take an LUT. If you have taken LUT, your place of supply outside India, you are receiving amount in foreign currency, then there is no GST liability. In fact, if you have paid any taxes on your inward supplies, you can claim refund of tax. आपने कोई परचेज में कोई टैक्स पे किया है, तो आपने अगर एक्सपोर्ट किया है तो you can pay payment of tax. If place of supply is in India, then the whole scenario changes. You will be liable for tax. भले the service is provided in foreign country. Yeah, next question. Sir, software services provided outside India, from India. Software services, if you are say just giving your license, then it is purely export of service. Okay. And of course, if you are satisfying the conditions of payment in foreign exchange, then you can claim exemption. There is no an issue, not an issue. Okay. Then sir, there is one query from my side. A refund of 1819 been
एप्लीकेशन हमने 19-20 में किया है, जो अप्रूव और सैंक्शन 20-21 में हुआ है, तो वो टेबल 16 जीएसटीआर 9 के कौन से टेबल में आएगा, कौन से ईयर में आएगा? If you have applied in the financial 18-19, Yes. then you have claimed in 18-19, मतलब as on 31st, you have to see the status as on 31st March 2019 for filing annual return of financial year 2018-19. So as on 31st March 2019, if any refund is pending, then pending में जाएगा. भले at the time of filing of annual return you have received the refund, that doesn't matter. You have to see the status as on the 31st March 2019. Because you are comparing with your books of accounts as on 31st March 19 ना, इसलिए उसको कंपेयर करते हुए आपको उस पीरियड का डालना। फिर सर एक दूसरी क्वेरी ये है कि अगर मल्टी स्टेट में जीएसटीआईन है, तो जो टेबल 5A है 9C का, तो उसमें टोटल टर्नओवर एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट लेना है या उसी का टीबी का लेना है, ट्रायल बैलेंस का विद इन स्टेट का? उसका आपको उस ट्रायल बैलेंस, उस स्टेट का जो ट्रायल बैलेंस शीट है, गेट दैट ट्रायल बैलेंस शीट सेल्फ सर्टिफाइड बाय द योर एसएससी एंड वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अकाउंट्स के बेस में आप क्रेडिट ले, आपको जो टर्नओवर दिखाना चाहिए वो टेबल 5 में स्टेट वाइज ही आएगा। स्टेट वाइज, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ स्टेट वाइज यू आर डूइंग ऑडिट ना, स्टेट वाइज आप Okay. ऑडिट कर रहे हो, स्टेट वाइज आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जीएसटीएन वाइज, तो उस जीएसटीएन में जो टर्नओवर है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट दैट नीड टू बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन। ओके सर। और सर वो जो हमने क्वेरी आगे पूछी थी उसका वापस कुछ आया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेनर इन फॉरेन कंट्री वेदर लायबल फॉर जीएसटी एज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। फॉरेनर ने फॉरेन कंट्री में सर्विस प्रोवाइड किया है, अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई नीड्स टू बी सीन कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई हो रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया हो रहा है देन यू नीड टू पे टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है देन देयर इज नो रिक्वायर्ड टू पेमेंट ऑफ टैक्स। तो प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्विसेज, सी सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया देन आपको जब फॉरेन कंट्री में सर्विस दे रहा हो, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया हो गया, अगर आप फॉरेन के कोई होटल में जाके रह रहे हो, वहां खाना खा रहे हो, तो वो आपको इंडिया में टैक्स पे नहीं करना। पर अगर आपके कोई फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हो और आप इंडिया में हो, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया हो गया तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना है। से आर्किटेक्ट, यू आर टेकिंग बिल्डिंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई, यू हायर एन आर्किटेक्ट ऑफ दुबई बट यू आर रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, योर प्लेस ऑफ सप्लाई इफ इज इन इंडिया देन टैक्सेबल, इफ आउटसाइड इंडिया नॉट। तो मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। अभी दो एसएससी है, एक एसएससी ऐसा है जो दुबई में एक एएमसी प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, तो उसका ईयर का बिलिंग है 10 लाख समझो, पूरा इस साल का। एक ही एसएससी है, उसका एएमसी का बिलिंग कर दिया, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर हिम, रजिस्ट्रेशन और नॉट registration is advisable because he can claim refund. But if his majority input service is salary, so there is no ITC at all. So whether it is पर एलयूटी तो लेना पड़ेगा ना बॉस, तो इंटरस्टेट सप्लाई हो गया तो इंटरस्टेट पे सर आप रजिस्ट्रेशन लीजिए, इंटरस्टेट सप्लाई आप रजिस्ट्रेशन लीजिए और जो है उसका एक्सपोर्ट दिखाइए, एलयूटी भी लेनी। और same SSC is providing in USA some software making services from India only. Then exempted, not an issue. That is also exempt. That is exempted. Registration zero is rated. Zero rated. Okay. Okay, and registration is compulsory for that. Yes, registration is required and it will be zero rated. Okay. No need to pay tax, take registration, LUT, claim refund of any amount. एक सिंपल आपका बिल भी जाएगा जीएसटी वाला, उसका भी रिफंड ले सकता है ना वो। फिर सर एक इनवॉइस में जो फ्रेट दिखाते हैं तो कंपोजिट सप्लाई के तौर पे, तो उसमें अगर मल्टीपल रेट हो तो उसमें क्या सिचुएशन आ सकती है, 5% और 12%? उसमें हायर स्टेट, वो गवर्नमेंट ने क्लियर किया है, हायर स्टेट है वो ले लीजिए तो आप क्लियर करेंगे, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स का ही वो हो गया ना बेसिकली। अलग से आप फ्रेट का तो टैक्स रेट ले नहीं सकते, जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है तो अलग अलग गुड्स है तो प्रिंसिपल सप्लाई तो है नहीं, गुड्स वाइज तो हायर स्टेट है वो लीजिए तो इट विल बी बेटर। उसको सर लेकिन कंपोजिट सप्लाई में ट्रीट नहीं किया, मिक्स सप्लाई में किया है क्या? तो मिक्स सप्लाई के तौर पे वो आप सर्विस अगर समझो, मैं अगर इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहा हूँ, तो सामान लेके उसका फ्रेट चार्ज कर रहा हूँ, तो इट इज कंपोजिट सप्लाई, तो कंपोजिट ही हो गया ना। इट इज कंपोजिट सप्लाई, जो आपका इंस्टॉलेशन का रेट है वही रेट लगेगा, तो इट इज कंपोजिट, मिक्स नहीं है।
हाँ वही ओके कंपोजिट। वो जो मैंने हाउस रेंट इनकम वाला जो पूछा था, तो हाउस रेंट इज एग्जाम सप्लाई. If yes, house यस rent यस यस if given for residential purpose, अगर आपने कोई Residential घर purpose दिया है residential purpose पे दिया है तो it is exempted. And if it is commercial rent, 4 lakh and PPF interest is 15 lakhs, then it is So required. commercial rent it will be taxable. Okay, commercial And, rent में exemption नहीं है. Commercial Along rent with taxable. PPF interest, if it exceeds 20 lakh, then it is registration required. Better to collect tax. So क्योंकि many सामने वाला commercial rent individual will cover, sir. Isn't it unfair because many individual will cover because PPF interest is. Yeah, that's why advance ruling was filed. सूरत से ही सूरज जी काबरा जी ने फाइल किया था, पर their view was different. और अभी इस पोजीशन में being an indirect tax आपको 18% कलेक्ट करके पे करना है, recipient would be eligible for ITC. और कल फिर अगर पेमेंट को आ गया तो 18% tax with interest, 18% and then 15% minimum penalty. It is not advisable to. So unless government come up with clarification, we have to. For composition, they have come into clarity with composition 50 lakhs के 1 crore के लिमिट के लिए आपको exempted add नहीं करना है. और for the registration, they have not come into not given any. Is there any chances? What you feel? नो it is चांसेस advisable कि अभी आप नंबर ले लो, डेबिट नोट इशू कर दो, क्रेडिट मिल जाएगा उसको एंड पे द टैक्स एंड गेट. Okay. Okay, Any sir. Thank questions? you very much. There is no new questions. I request Jatin bhai to give vote of thanks. Okay. Sir, Thank there you, is Amit. there is one question from Divyesh Gandhi. Please suggest latest. Notification on restoration of cancelled number by your other than appeal. Yeah, this is extended up to. If the order has been given, then there is no option. ऑर्डर आ गया तो अपील ही फाइल करना पड़ेगा. मतलब बाकी आप 30 सितंबर 2020 तक रिस्टोरेशन अप्लाई कर सकते हो. इफ योर नंबर इज कैंसिल्ड देन अप टू 30 सितंबर 2020 यू कैन अप्लाई फॉर रिस्टोरेशन, पे द टैक्सेस, फाइल द रिटर्न एंड देन अप्लाई फॉर रिस्टोरेशन. नो इशू. Okay, Jatin bhai, continue. Okay. Now it's my great pleasure, Mr. Anis. Thank you very much on behalf of all the participants and CA Navsari branch. You are always very good speaker and we are always welcome you with both hands. So आपने जो आज डिटेल में जो GSTR 9 और 9C दोनों का जो डिटेल दिया है, I hope every member has gained some or something or other. आपने बोला कि कोई क्वेश्चन नहीं है तो समझो कि कुछ नहीं आया, सब समझ में आएगा. I hope the other way around, सब समझ में आएगा. So thank you once again and hope to see you soon. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Shall we close? End the meeting.